आर्यन ने उसे वापस खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह पूरी तरह से असंभव था। उस आदमी की ताकत बहुत ज्यादा थी और उसके कपड़े सीधे फट गए थे। शारीरिक शक्ति के मामले में आर्यन और हातिम पूरी तरह से अलग स्तरों पर थे। उसके पास केवल उसकी दाहिनी भुजा की दिव्य शक्ति थी, लेकिन हातिम का पूरा शरीर दिव्य शक्ति से भरा था, और यहाँ तक कि उसके शरीर में किसी प्रकार की दिव्य शक्ति की ब्लड लाइन भी मौजूद थी। हालांकि यह केवल आर्यन का अनुमान था। हातिम बिना रुके सीधे अंधेरे में आगे बढ़ गया। आर्यन ने मुड़कर जुबिन की ओर देखा। उसके चेहरे पर गर्व की झलक देखकर यह साफ था कि वो वही था जिसने इन भेड़ियों के झुंड के साथ छेड़खानी की थी। जुबिन ने हंसते हुए कहा, तुम क्या देख रहे हैं? जल्दी करो और आगे का रास्ता साफ करो। अगर तुम रास्ता साफ नहीं कर सकते तो यहाँ से बाहर निकल जाओ। मोटू राम, अपने इस आदमी को आदेश दो। अगर यह आगे का रास्ता नहीं खोल सकता तो इसे यहाँ से धक्के देकर भगा दो। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि तुम इस तरह के कचरे को अपने साथ लाए ही क्यों हो। आर्यन की आंखों का कोना काला हो गया। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। लोगों के धैर्य की एक सीमा थी। जाहिर है कि आर्यन का धैर्य खत्म होने की कगार पर था। अगर उसे हातिम की जान की परवाह नहीं होती तो वो सबसे पहले जुबिन को मार देता। इसके अलावा एक और चीज थी जिसके लिए वो हातिम को बचाना चाहता था। शुरू में ही थंडर ड्रैगन मंदिर में घुसने से पहले उसे सिस्टम द्वारा एक मिशन मिला था। मिशन हातिम की मदद, समय 1 महीना, पुरस्कार 1,00,000 ही एक्सपी पॉइंट्स, 10,000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स, 1,000 सिस्टम पॉइंट्स। अगर आप मिशन को अच्छी तरह से पूरा करते हैं तो 1,000 सिस्टम पॉइंट्स अतिरिक्त मिलेंगे और आप एक विशेष पुरस्कार भी पा सकते हैं। उसे यह मिशन तब मिला जब उसने शुरू में हातिम को पहली बार गुप्त क्षेत्र के बाहर देखा था। अगर मिशन को एक तरफ रख भी दिया जाए तो भी आर्यन उसे जुबिन की गुलामी से आजाद कराना चाहता था। हातिम जैसा व्यक्ति जुबिन के लिए इस तरह काम करने के लिए नहीं बना था। इसके अलावा जुबिन की औकात उसकी तुलना में एक कुत्ते से भी बदतर थी। आर्यन उसे ऐसे देखकर थोड़ा दुखी था। रास्ते में भेड़िए को मारने के मामले में आर्यन ने हातिम की कई बार मदद की थी। हालांकि उसकी मदद को लेकर सिस्टम से कोई आवाज नहीं आई थी। मिशन अभी भी चालू था। मीरा भी आगे बढ़ी, लेकिन जुबिन ने उसे रोक दिया और कहा, यह बहुत खतरनाक है। हमें यहीं इंतजार करना होगा जब तक कि वो लोग आगे का रास्ता साफ नहीं कर देते। कनिका ने भी उसका साथ देते हुए कहा, मीरा बहन, यह सही रहेगा। हमें जुबिन की बात सुननी चाहिए और यहीं इंतजार करना चाहिए। मोटू राम ने तिरस्कार से कहा, सही कहा है किसी ने एक कायर से। अच्छा 100 कुत्ते पाल लो, कम से कम तुम्हारे आगे दुम तो हिलाएंगे। फिर उसने भी एक कदम आगे बढ़ाया और अंधेरे में चला गया। मास्टर रुको, मैं भी आ रहा हूँ। मीरा ने जुबिन को ठंडी नजरों से देखा और बोली, क्या तुम्ही ने शिवाय से यहाँ भेड़ियों के झुंड को आकर्षित करने के लिए कहा था? वो जुबिन एक पल के लिए चौंक गया, फिर तुरंत कहा, नहीं, मैं भेड़ियों के झुंड को क्यों आकर्षित करना चाहूँगा? भला इसमें मेरा क्या फायदा होगा? मीरा ने एक ठंडी सांस छोड़ी और कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ। उसने एक हाथ से जुबिन को एक तरफ हटाया और वहाँ से चली गई। कनिका ने मीरा की ओर देखा जो अंधेरे में गायब हो चुकी थी और धीरे से कहा, जुबिन भाई, अब हम क्या करें? जुबिन ने की आंखें गुस्से से भर गईं। उसने अंधेरे में देखा और गुस्से में कहा, अच्छा तो तुम मुझे भाव देना नहीं चाहती? कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाऊंगा। उसका धैर्य खत्म हो गया था। तुरंत उसने नीची आवाज में कहा, वो चीज कहाँ है जो मैंने तुम्हें तैयार करने के लिए कहा था? कनिका की अभिव्यक्ति फीकी पड़ गई और उसने कहा, जुबिन भाई, क्या हम सच में ऐसा करने जा रहे हैं? जुबिन ने मजाक उड़ाया और कहा, कनिका, क्या तुम अर्थ स्टेज स्पिरिचुअल हथियार नहीं लेना चाहती? उस हथियार के साथ तुम परीक्षा पास कर सकोगी और अंदरूनी हिस्से में जा सकोगी। कनिका की आंखें तुरंत चमकने लगी और उसने कहा, मुझे पता है कि क्या करना है। हाँ हाँ, जुबिन अपने दिल में उन्मादी ढंग से हंसा और अपने मन में सोचा, मीरा, ओह मीरा, मैंने तुम्हें पहले ही एक मौका दिया था, लेकिन तुमने उस मौके को अच्छे से नहीं संजोया। अब तुमने ऐसा चुना है तो मुझे किसी चीज के लिए दोष मत देना।
जब तुम मेरी बनोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ और तुम मुझे छोड़ नहीं पाओगी। हा हा हा। आगे का पूरा रास्ता भेड़ियों से भरा हुआ था। उनकी हरी आंखें गुस्से में चमक रही थी। इसके अलावा आर्यन ने सिस्टम की मदद से भेड़ियों के समूह को देखा। भेड़ियों के झुंड के ठीक पीछे एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी और वो अपने दिल में उत्साह से चिल्लाया, वहाँ इनका राजा है। मोटू राम दौड़ते हुए आया और भेड़ियों के घने झुंड को देखते हुए उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई और वो आर्यन से आकर टकरा गया। मास्टर, हम कैसे लड़े? उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, चलो वापस चलते हैं। भेड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। आर्यन उनका अकेले मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने अपने चारों ओर नजरें दौड़ाई, लेकिन वहां आसपास ऐसी कोई जगह नहीं थी जिसकी मदद से वो लोग भेड़ियों से बच सके। उसी समय मीरा भी दौड़ते हुए उनके पास पहुंची और ठंडी आवाज में पूछा, हम कैसे लड़े? हफ आर्यन ने एक गहरी सांस ली, उन तीनों को देखा और कहा, क्या तुम लोग मुझ पर विश्वास करते हो? मोटू राम ने उलझन में कहा, मास्टर, आप अभी भी इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं कि आप इस समय मुझ पर विश्वास करते हैं या नहीं? बस मुझे यह बताओ कि क्या करना है। आर्यन ने मीरा की ओर देखा। मीरा ने तुरंत ठंडी आवाज में कहा, मुझे तुम पर विश्वास है। आर्यन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और जल्दी से कहा, तुम तीनों जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। तुरंत वो तीनों दंग रह गए। यहाँ तक कि हातिम भी, जो ज्यादा किसी की बात नहीं सुनता था, वो भी हैरान रह गया। उन तीनों ने आर्यन की ओर देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहा है। आर्यन ने फिर कहा, अगर तुम लोगों को मुझ पर पूरा विश्वास है तो भागो, जितनी जल्दी हो सके दौड़ो। मोटू राम ने होश में आते हुए कहा, मास्टर, क्या आप पागल हैं? यह भेड़ियों का एक समूह है। भले ही उनकी तादाद हजारों में ना हो, लेकिन कुछ 100 तो होगी ही, ना कि 1-2। मीरा ने एक नजर आर्यन की ओर देखा, फिर मुड़कर भाग गई। आर्यन ने एक बार फिर से मोटू से कहा, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो जल्दी भागो। मोटू राम ने अपनी हाथ की मुट्ठियां कसकर भींच ली और फिर बड़े कदमों के साथ वहां से भाग गया। हातिम आखिरी बचा था। उसने आर्यन को गंभीरता से देखा और भारी स्वर में 2 शब्द कहे, बचकर रहना। फिर वो भी उन दोनों के पीछे वहां से भाग गया। हफ आर्यन ने उन तीनों के जाने के बाद एक गहरी सांस छोड़ी और उन भेड़ियों की ओर देखा जो मौत के देवता की तरह उसकी ओर देख रहे थे। फिर आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ उठाया, ड्रैगन स्लेयर बाहर आओ। जैसे ही ड्रैगन स्लेयर आर्यन के हाथ में आया, वहां चारों ओर हत्या के इरादे से भरी एक आभा फैल गई। यह एक मजबूत हत्या का इरादा था जो नरकदूत को भी कुचलने के लिए तैयार था। खूनी लाल रंग की रोशनी ने ड्रैगन स्लेयर की ब्लेड को घेरा हुआ था, जैसे कि ड्रैगन स्लेयर जल रहा हो। इसके तुरंत बाद आर्यन ने टॉडिंग स्किल को जारी किया। टोडिंग स्किल, उसका पूरा शरीर जमीन पर फैल गया और चारों अंगों के साथ उसने भेड़ियों के झुंड की ओर एक तोप के गोले की तरह छलांग लगाई। पलक झपकते ही अनगिनत भेड़ियों के सिर पर एचपी की मात्रा में 1/3 की कमी आई थी। वो भेड़ियों के झुंड के बीच में था और बुरी तरह से अपने चारों हाथ पैरों से उन पर वार कर रहा था। आर्यन, तुम्हें एक भेड़िए को मारने पर 10,000 एक्सपी पॉइंट्स, 1000 ट्रयू एमर्जी पॉइंट्स और 1 स्ट्राइकिंग मूल्य मिला है। आर्यन, बधाई हो, तुम्हें 1 सॉल बंद चेन मिली है। आर्यन, तुम्हें एक भेड़िए को मारने पर 10,000 एक्सपी पॉइंट्स, 1000 ट्रयू एमर्जी पॉइंट्स और 1 स्ट्राइकिंग मूल्य मिला है। आर्यन, बधाई हो, तुम्हें 1 सॉल बंद चेन मिली है। सिस्टम लगातार बचता रहा। जब आर्यन भेड़ियों को मार रहा था, तब भेड़िए भी उस पर हमला कर रहे थे। उसके पास कोई बचाव नहीं था। उसने अपनी ढाल को भी सक्रिय नहीं किया। किसी को यह पता होना चाहिए था कि उसके पास अपनी रक्षा के लिए एक भी टुकड़ा नहीं बचा था। वो ऐसा रुद्रदेव को दिखाना चाहता था उसी ने उसका सब कुछ खा लिया था। हालांकि भेड़ियों के हमले उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके, क्योंकि उसके पास लेवल 1 की सेक्रेड बॉडी थी। इन भेड़ियों के हमले उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। त्वचा खोल, नस तोड़, हड्डी तोड़, रक्त बर्बाद, आत्मा नष्ट, आत्मा डर और जिंदगी खात्मा। ड्रैगन कट का पहला पड़ाव, हवा कट।
ड्रैगन कट का दूसरा पड़ाव, तूफान कट। आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर तकनीक के 7 वारों और हवा कट और तूफान कट के साथ लगातार 200 से ज्यादा कट मारे, जिसने सैकड़ों भेड़ियों को तुरंत कुचल दिया। सिस्टम की आवाज पटाखों की तरह थी जो बिना रुके बज रही थी, लेकिन आर्यन भी नहीं रुका, उसने मारना जारी रखा। इसके अलावा उसने अपनी सभी स्किल्स को एक एक करके इस्तेमाल करना जारी रखा था। वो अपनी सभी स्किल्स के लेवल को बढ़ाना चाहता था। एक घंटे बाद सिस्टम की आवाज गूंजी। आर्यन 1000वें भेड़िए को मारने और वुल्फ किलर की उपाधि प्राप्त करने पर तुम्हें 10,000 EXP पॉइंट्स, 1000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 1000 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। आर्यन, अगर अब तुम आगे से किसी भेड़िए को मारोगे तो तुम्हारे हमलों का उस पर 2 गुना असर होगा। क्या मुझे कोई विशेष उपाधि भी मिल सकती है? हाँ। आर्यन ने फिर अपने EXP पॉइंट्स को देखा और खुश होते हुए कहा, मैंने पहले 1 महीने में 1 लेवल पार किया था और आज मैंने केवल 2 घंटे में आधा लेवल बढ़ा लिया। वास्तव में इस गुप्त क्षेत्र और बाहरी क्षेत्र में बहुत अंतर है। हाँ, उसके लिए यह गुप्त क्षेत्र वास्तव में शक्तियों को बढ़ाने के मामले में वरदान के रूप में साबित हुआ था। थंडर ड्रैगन मंदिर गुप्त क्षेत्र एक खंडहर था। अब भविष्य में आर्यन ऐसे खंडहरों को अधिक से अधिक ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि यह लेवलों को बढ़ाने का एक तेज तरीका था। विशेष रूप से आने वाले 3 सालों में वो इन खंडहरों को जरूर खोजेगा, क्योंकि उसे युद्ध सम्राट बनना था और पार्थ को कुचलना था। आर्यन के पास रुकने का कोई विकल्प नहीं था। उसने अपना लक्ष्य बना लिया था और एक बार वो जिस चीज को करने की ठान लेता था तो वो बिना किसी और चीज की परवाह किए ऐसा करके ही रहता था। अगर वो एक पागल नहीं था तो वो एक पागल भी बन सकता था। अरे, उस कुत्ते को गए हुए बहुत लंबा समय हो गया है और अब अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि वो कचरा अंदर ही मर गया होगा। जुबिन ने एक तीखी हंसी के साथ कहा। वो अपने आप से बहुत खुश था और उसने अपने मन में सोचा, कुत्ते, अगर तू मेरे खिलाफ नहीं जाता तो शायद तेरा यह अंजाम होता ना होता। हाँ। वो लोग एक गुप्त कमरे में छिपे हुए थे। आर्यन के लिए ऐसी बातें सुनकर मोटू ने चिल्लाते हुए कहा, जुबिन, क्या तुम्ही ने उन भेड़ियों को यहाँ आकर्षित किया था? जुबिन की आंखें हिल गईं, उसके शरीर से युद्ध बुजुर्ग की शक्तियाँ बाहर निकली और सीधे मोटू राम को दबा दिया और फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, मोटू, ये मत सोचो कि मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा था, तो तुम कुछ भी कह सकते हो। अगर तुम ज्यादा बकवास करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो मुझे बदनाम करने की कोशिश मत करो। मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ जो योजना बनाना पसंद करता है। मोटू राम शक्तियों के मामले में जुबिन से बहुत कमजोर था। शक्तियों के दबाव भर से ही वो बेहद असहज लग रहा था। हालांकि वो भी एक सख्त लड़का था और चिल्लाया, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार डालो। अगर तुम ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकते तो मेरे सामने घमंड मत दिखा। जुबिन की भौहें फड़क उठी और उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। उसी समय कनिका ने आगे आते हुए कहा, सब लोग गुस्सा मत हो। अभी हमें लड़ने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि आगे जाने के लिए कोई और रास्ता है या नहीं, यह देखना चाहिए। फिर कनिका आगे बढ़कर मीरा के पास गई, जो कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। मीरा, वो लड़का वापस नहीं आ पाएगा। इतने सारे भेड़ियों के साथ एक युद्ध बुजुर्ग के लिए भी उनसे बचना असंभव है। चलो, जुबिन भाई के साथ मिलकर हमें दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। यहाँ इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। जुबिन भी उसके पास आया और बोला, मीरा, वो सिर्फ एक कचरा था। तुम उसकी तलवार तकनीक को लेकर इतनी उत्सुक क्यों हो? मेरे परिवार के पास हर तरह की तलवार तकनीकें हैं। अगली बार जब तुम मेरे साथ घर चलोगी तो मैं तुम्हें एक अर्थ स्टेज तलवार तकनीक दे दूंगा। अगर तुम्हें अर्थ स्टेज तकनीक नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें एक हेवन स्टेज तकनीक दे दूंगा। मेरे परिवार के पास अभी भी बहुत सारी तलवार तकनीकें होंगी और वो उस कचरे की तलवार तकनीक से तो कई गुना बेहतर और शक्तिशाली होंगी। मीरा की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। उसकी शक्तियां भले ही जुबिन की तुलना में कमजोर हो, लेकिन स्वॉर्ड आर्ट के रास्ते की समझ के मामले में वो जुबिन तुलना में बहुत मजबूत थी। जिस तरह से आर्यन ने एक हड्डी की तलवार बनाई,
जिस तरह से उसने भेड़ियों को मारा था वो एक अर्थ स्टेज या एक हेवन स्टेज तकनीक नहीं थी, बल्कि संभवत एक डिवाइन स्टेज तकनीक थी। अचानक जुबिन ने हंसते हुए कहा, ओह, मुझे समझ आ गया कि हमें कहाँ जाना चाहिए। एक और रास्ता है जो दूसरी मंजिल के दरवाजे की ओर जाता है। कनिका ने तुरंत कहा, मीरा देखो, जुबिन भाई के पास अभी भी एक रास्ता है। इस दुनिया में आप केवल थोड़ी सी ताकत पर भरोसा नहीं कर सकते, कभी कभी आपको अपने दिमाग पर भी भरोसा करना पड़ता है। जुबिन ने तुरंत कहा, एक और रास्ता है, चलो मेरे पीछे आओ। इतने बोलने के बाद वो बाहर चला गया। कनिका तुरंत उसके पीछे चली गई। मीरा और मोटू राम ने हातिम की ओर देखा, वो तीनों जरा भी वहाँ से नहीं हिले। जुबिन ने जब देखा कि मीरा नहीं आ रही थी तो उसने गुस्से में कहा, मीरा क्या बात है? क्या तुम हमेशा से एक थंडर स्पिरिचुअल हथियार नहीं चाहती थी? अब तुम्हें वो आसानी से मिल सकता है। शायद दूसरी मंजिल पर ऐसे बहुत से होंगे। मीरा ने अंधेरे की गहराई में देखा और बाहर चली गई। जुबिन आत्मसंतुष्टता से हंसा, फिर उसकी नजर हातिम पर टिकी और उसे बुरी तरह लात मारी। कुत्ते, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मेरा आदेश टालने की कोशिश की, क्या तुम मौत के मुंह में हाथ डाल रहे हो? हातिम को जुबिन ने दोनों जांघों के बीच लात मारी थी, लेकिन उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। जुबिन ने उसे फिर से एक जोरदार लात मारी और ठंडी आवाज में कहा, मत भूलो कि तेरी जिंदगी मेरे परिवार की मोहताज है। अगर मेरे दादाजी ने तुम पर दया नहीं की होती और तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया होता तो तुम बहुत पहले ही भूख से मर जाते। हातिम ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा हो गया। फिर जुबिन ने मोटू की ओर देखा और हंसते हुए कहा, बड़े भाई, मुझे नहीं लगता कि वो वापस सही सलामत आ पाएगा। तो सपने देखना बंद करो, वो पहले ही मर चुका है। क्या तुम सच में उसका इंतजार करना चाहते हो? क्या तुम्हें थंडर ड्रैगन मंदिर का अनमोल खजाना नहीं चाहिए? मोटू राम ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली और अपने दिल में कहा, मास्टर, मुझे माफ कर देना। फिर वो भी बाहर निकल गया। आखिरकार अब जाकर उसे समझ आया था कि आर्यन ने उन्हें पहले जाने के लिए क्यों कहा था। वो भेड़ियों को खुद से रोकना चाहता था और उनके लिए थोड़ा समय निकालना चाहता था ताकि वो लोग बचकर निकल सके। इतने सारे क्रूर भेड़ियों का सामना करते हुए आर्यन उनसे अकेला नहीं लड़ सकता था। वो उन्हें किसी भी तरह नहीं रोक सकता था। इस तरह मोटू को भी लगने लगा था कि वो अब तक मर चुका होगा। उसका दिल अपराध बोध से भर गया था। लेकिन अब, जैसा कि जुबिन ने कहा था, अब अंधेरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी। यह स्पष्ट था कि आर्यन पहले ही मर चुका था। जुबिन ने अंधेरे को देखा और हंसते हुए कहा, कुत्ते, ये मुझसे दुश्मनी मोल लेने का अंजाम है। क्या तुम्हें इसका स्वाद अच्छा लगा? हाँ हाँ हाँ। फिर वो भी वहाँ से बाहर निकल गया। दूसरी ओर एक अंधेरी जगह में आर्यन दीवार का सहारा लेकर थोड़ा झुककर खड़ा था और जोर से सांस छोड़ रहा था। दसियों मीटर दूर उस भेड़िए राजा को देखते हुए उसकी दोनों भुजाएं कांप रही थीं। उसने कहा, इतनी खतरनाक शक्ति! तभी आइस फायर चिल्लाया, मास्टर, मुझे यह करने दीजिए। मैं उसे मारने के लिए अपने मुंह से आग की लपटें उगल दूंगा। स्नो व्हाइट ने भी कहा, मास्टर, मुझे यह करने दीजिए। मेरा लेवल अब बढ़ चुका है। मैं अब डिवाइन लेवल 4 पर हूँ। इसे मारना आसान होगा। रुद्रदेव ने भी कहा, बच्चे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो एक भेड़िया राजा है। उसकी ताकत सामान्य भेड़िए के हमले से 10 गुना अधिक मजबूत है। तुम्हारा शक्तियों का स्तर बहुत कम है और तुम्हारी सेक्रेट बॉडी हमलों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुम अभी भी कमजोर हो। उन तीनों ने आर्यन को ना लड़ने के लिए कहा, क्योंकि वो भेड़िया 6ठे स्तर का डिमन बीस्ट था। उसकी ताकत बहुत ज्यादा खतरनाक थी। लेवल 1 की सेक्रेट बॉडी को नुकसान पहुंचाना भेड़िए के लिए बहुत आसान था। इसमें कोई संदेह नहीं कि आर्यन का मरना तय था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा तुम लोगों की ताकत पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं खुद को मजबूत बनाना चाहता हूँ। भले ही मुझे मृत्यु के देवता का सामना करना पड़े, फिर भी मैं उससे लड़ूंगा, क्योंकि 3 साल बाद जब पार्थ और उसका मुकाबला होगा तो उसे हराने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा रखना होगा। वो उसकी अपनी ताकत होनी चाहिए। मेघा के आंसुओं का बोझ उसके सीने पर रखा था, तो वो किसी भी हालत में शक्तिशाली बनना चाहता था।
अगर आर्यन को शक्तिशाली बनना था तो केवल एक ही रास्ता था और वो था ही एक्सपी पॉइंट्स को जल्द से जल्द बढ़ाना। वो सिर्फ किसी बीस्ट और इंसान को मारकर ही अपने ही एक्सपी पॉइंट्स बढ़ा सकता था और बिना युद्ध का अनुभव किए वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसके लिए शक्तियां बढ़ाना ही मायने नहीं रखता। सबसे जरूरी जब यह थी कि एक योद्धा को जीवन और मृत्यु की कगार पर लड़ने का अनुभव भी होना चाहिए। इससे शरीर की क्षमताओं को भी उत्तेजित किया जा सकता है। आर्यन ने बिना किसी चीज की परवाह किए अपनी विंड शेडो स्टेप तकनीक इस्तेमाल की, टेलीपोर्ट, और तुरंत भेड़ियों के राजा के सामने पहुंच गया। त्वचा खोल, ड्रैगन स्लेयर हिलने लगा और एक खतरनाक शक्ति चारों ओर फैल गई। अचानक भेड़ियों के राजा ने गर्जना की। उसकी स्तर 6 की शक्तियां केवल दिखाने के लिए नहीं थी। अगले ही पल उसके शरीर पर लिपटी मोटी जंजीरें आर्यन की ओर एक सांप की तरह बढ़ने लगी। दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटा। ड्रैगन स्लेयर ने सीधे कई जंजीरों को काट दिया। आर्यन का शरीर भेड़िए के बगल में झुक गया और ड्रैगन स्लेयर पीछे हट गया। तुरंत आर्यन ने अपने दाहिने हाथ में तेजी से शक्तियों को बहाया। दाहिने हाथ की जादुई शक्ति एक मुक्का एक तेज धमाके के साथ सीधे भेड़िए के पेट में लगा, जिससे वो पीछे की ओर उड़ गया। उसके सिर के ऊपर केवल 5 अंकों का नुकसान दिखाई दिया। हालांकि आर्यन को भी भेड़िए राजा के शरीर पर लिपटी जंजीरों ने पीछे की ओर उड़ा दिया था। उसकी छाती की एक पसली टूट गई थी। इस वक्त उसे असहनीय दर्द हो रहा था, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर उठाया और एक हील पिल निगल ली। उसी वक्त उसने मुट्ठी भर ड्रैगन स्पिरिट पिल्स को पकड़ा और उन्हें भी निगल गया। जमीन पर एक हथेली पटकने के साथ वो उठा और फिर से विंड शेडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया। चांदनी कदम पलक झपकते ही उसका शरीर गायब हो गया और एक पल बाद भेड़िए राजा के सिर के ऊपर हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया। फिर उसने एक और मुक्का बनाया और चिल्लाया, पहाड़ तोड़ मुक्का। एक पल के लिए आदमखोर किंग कॉन्ग एप की छाया उसके शरीर पर दिखाई दी। उसके मुक्के में खतरनाक शक्तियां बहने लगीं और हवा को काटते हुए सीधे भेड़िए राजा के सिर पर जाकर लगा। मुक्के में इतनी शक्तियां थी कि भेड़िए राजा का दिमाग हिल गया और उसका शरीर लड़खड़ाया और जमीन में कुछ इंच धंस गया। धरती में चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ गई और कुछ पल बाद भेड़िए की दर्दनाक चीख निकली। फिर आर्यन ने अपनी सोलस्टम तकनीक का इस्तेमाल किया। उसकी सभी विशेषताओं की शक्तियां दोगुनी हो गई और उसकी पकड़ ड्रैगन स्लेयर पर मजबूत हो गई। ड्रैगन कट। कुछ ही सेकंडों में आर्यन ने 280 से ज्यादा बार कट मारे जो सीधे भेड़िए राजा के शरीर से टकराए। वो दर्द से बिलबिला रहा था और उसके सिर के ऊपर एचपी लगातार कम हो रही थी। ड्रैगन कट के बाद भी आर्यन रुका नहीं। उसके अंग हवा में फैल गए और एक झपकी के साथ उसका शरीर तोप के गोले की तरह भेड़िए राजा की ओर बढ़ा। टोडिंग स्किल। भेड़िया राजा का शरीर एक कमान से निकली एक तीर की तरह पीछे की ओर उड़ते हुए दीवार से टकरा गया। दीवार टूट गई और भेड़िए राजा अपनी अंतिम सांस के साथ मलबे पर लुढ़क गया। उसकी आंखें अपने सामने के इंसान को देख रही थी। शायद वो अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि युद्धराज स्तर के एक इंसान ने उसे कैसे हरा दिया। वो भेड़ियों का राजा था और वो थंडर ड्रैगन मंदिर गुप्त क्षेत्र की पहली मंजिल का संरक्षक था। वो यह बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था। हालांकि ये बेकार था, भले ही उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन सच्चाई उसके सामने थी जो मौत के देवता के रूप में उसकी ओर ड्रैगन स्लेयर को घसीटते हुए कदम दर कदम बढ़ रही थी। पलक झपकते ही वो इंसान रूपी मौत उसके सामने आकर खड़ी थी। आर्यन उसकी आंखों में डर महसूस कर सकता था। यह देखकर वो मुस्कुराया और बोला, अब तुमने गलती की है तो सजा भी मिलेगी। फिर उसने ड्रैगन स्लेयर ब्लेड को ऊपर उठाया और एक झटके के साथ उसकी गर्दन को अलग कर दिया। खून की एक तेज धार के साथ उसका सिर उसकी गर्दन से अलग होकर नीचे गिर गया। आर्यन, तुम्हें भेड़ियों के राजा को मारने पर एक ही एक्सपी पॉइंट, एक ट्रयू एनर्जी पॉइंट और एक स्ट्राइकिंग मूल्य मिला है। मुझे स्ट्राइकिंग मूल्य इस्तेमाल करना चाहिए, आर्यन ने खुद से कहा और इस बार उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। सोचने के तुरंत बाद उसने एक कदम आगे बढ़ाया और भेड़िया राजा के शरीर के ऊपर झुक गया। स्ट्राइकिंग मूल्य जारी करो, वो चिल्लाया। इसके तुरंत बाद सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी।
आर्यन, तुम्हें भेड़ियों के राजा को मारने पर वुल्फ किंग ब्लडलाइन मिली है। आर्यन, तुम्हें 100 सोल बंद चेन मिली है। आर्यन, तुम्हें वुल्फ किंग का संरक्षण प्राप्त हुआ है। ओह क्या, बस इतनी ही चीजें? क्या स्ट्राइकिंग मूल्य इस बार बर्बाद गया है? आर्यन ने नाखुशी से शिकायत की। पहली बार उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है जब उसे स्ट्राइकिंग मूल्य इस्तेमाल करने के बाद केवल 4 चीजें मिली हो, वरना हमेशा उसे बहुत सी दुर्लभ चीजें मिलती थी। वुल्फ किंग ब्लडलाइन को ड्रैगन स्लेयर द्वारा अवशोषित कर लिया गया है। ड्रैगन स्लेयर वुल्फ किंग ब्लडलाइन के साथ जुड़ गया है। जब कभी भी उसे कोई ब्लडलाइन मिलती तो उसे तुरंत ड्रैगन स्लेयर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता था, चाहे उसने इसकी इजाजत दी हो या नहीं। लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी, उसे वैसे भी इस तरह की ब्लडलाइन पसंद नहीं थी। जिस ब्लडलाइन के साथ मैं जुड़ना चाहता हूँ वो एक सर्वोच्च ब्लडलाइन होनी चाहिए। फिर आर्यन ने जांच करने के लिए सिस्टम खोला। अब सॉल बंद चेन को देखने की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरे पास 100 से भी ज्यादा हैं। मुझे पहले मिली सभी सॉल बंद चेन को जोड़कर कोई अच्छी चीज तो मिल जानी चाहिए, है ना? यह सोचते हुए उसने वुल्फ किंग के संरक्षण की जांच की। वस्तु वुल्फ किंग का संरक्षण। स्टेज सुप्रीम स्टेज। विवर्ण एक सुरक्षात्मक शक्ति रखता है और सक्रिय कौशल रखता है। वुल्फ किंग की गुस्से भरी चीख के साथ यह युद्ध सम्राट स्तर के नीचे के योद्धा को 1 सेकंड के लिए स्तब्ध कर सकता है और इसे फिर से 24 घंटे बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। वुल्फ किंग का संरक्षण एक तलवार की म्यान की तरह था, जो शुद्ध सफेद रंग की था, लेकिन उसमें किसी भी तरह की शक्तियां महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा जैसे वो वुल्फ किंग की क्रूर आभा को छिपा रही हो। आर्यन, क्या तुम इसे पहनना चाहते हो? आर्यन हैरान रह गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसे पहना भी जा सकता है और इसमें एक सक्रिय कौशल भी है। चलो, यह तो अच्छी बात है, मैं पहनना चाहता हूँ। जवाब देने के साथ ही आर्यन की स्पेस रिंग में एक सफेद म्यान दिखी। यह बेहद क्रूर थी क्योंकि इसमें काली रंग की कुछ पट्टियां थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि म्यान में बुरी और अच्छी 2 शक्तियां थी। वस्तुतः अमृति म्यान। स्तर सुप्रीम स्टेज। विवर्ण धनुष की अमृति म्यान। क्या बस इतना ही? आर्यन गुस्से में फटने वाला था। इस चीज का ना तो कोई ज्यादा विवरण था और ना ही कोई खास विशेषता थी। आखिर यह चीज है क्या? ये बोलते हुए उसने स्पेस रिंग में अमृति म्यान देखी और जैसे ही उसकी उस म्यान पर नजर पड़ी वो तुरंत स्तब्ध रह गया। क्या बस एक खाली म्यान? एक म्यान जिस पर कुछ नक्काशीदार प्राचीन रून्स थे, वहाँ चुपचाप पड़ी थी। आर्यन ने सोचा कि शायद उसने कुछ गलत देखा है, तो उसने फिर से उसे ध्यान से देखा, लेकिन दोबारा देखने पर भी वहाँ एक खाली म्यान पड़ी थी। यह देखकर आर्यन का गुस्सा चरम सीमा पर पहुँच गया। वो गुस्से में लगभग फटने ही वाला था। आर्यन को इतना गुस्सा नहीं आता अगर वो एक स्वॉर्ड होती, मगर यह कमबख्त केवल एक खाली म्यान थी। यही नहीं, वो एक सुप्रीम स्टेज की म्यान थी। यह ख्याल आते ही उसने अपना सिर घुमाया और सिस्टम की ओर देखा। सिस्टम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उसी समय रुद्रदेव की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर हो गई। उसकी आभा अमृति म्यान के इर्द गिर्द घूमती रही और उसने कहा, यह म्यान मुझे उस आदमी की याद क्यों दिला रही है? कहीं ऐसा तो नहीं यह उसी की हो? वो गहन सोच में था। उसकी आवाज सुनकर आर्यन ने पूछा, पूर्वज, क्या आपने इस म्यान को पहले देखा है? रुद्रदेव ने अपना सिर हिलाया। मैंने इस म्यान को तो पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन मैंने अमृति गॉड के बारे में सुना है। वो डार्क वर्ल्ड में एक शक्तिशाली अस्तित्व था। जहाँ तक उसकी ताकत की बात है, वो अभी भी मुझसे कमजोर है। हालांकि किसी को नहीं पता था कि वो अचानक डार्क वर्ल्ड से कहाँ गायब हो गया। ना ही किसी को ये पता था कि वो डार्क वर्ल्ड में आया कहाँ से था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो तरंग महाद्वीप से था। अब ध्यान से सुनो, इस म्यान को बिल्कुल भी कम मत आको। इसकी शक्ति किसी भी डिवाइन स्वॉर्ड और यहाँ तक स्प्रिंग्स डिवाइन स्वॉर्ड से भी लाख गुना शक्तिशाली है। अगर तुम अमृति स्वॉर्ड को ढूंढ लेते हो तो तुम उसे म्यान में डाल सकते हो। इस तरह वो एक शक्तिशाली अस्तित्व कहलाएगी। तुम्हें यह मौका गंवाना नहीं चाहिए। आर्यन को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी रुद्रदेव ने जो कहा, क्या वो सच था? अगर यह बात उससे कोई और कहता तो शायद वो उसकी बात पर कभी यकीन नहीं करता।
हालांकि उसे पूर्वज रुद्रदेव के शब्दों पर विश्वास करना पड़ा। भले ही उस बूढ़े आदमी को डींग मारना पसंद था, लेकिन फिर भी वो कभी कभी काम की बातें करता था। अमृति स्वॉर्ड का मामला अब उसके लिए केवल एक झूठ नहीं था। फिर आर्यन ने उत्साह से कहा, फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं, चलो जल्दी करो और दूसरी मंजिल पर चलते हैं। प्राचीन किताबें जो उसने सिंह परिवार में पढ़ी थी, यानी कि इस दुनिया के आर्यन की यादों से उसे पता चला था कि इस तरह के अमर खंडहरों में कई मंजिलें होती थी, जिनमें से हर एक मंजिल पर उनकी रक्षा के लिए डीमन बीस्ट होते थे और एक मुख्य बीस्ट होता था जो उनका राजा कहलाया जाता था, ठीक भेड़िया राजा की तरह। भेड़िया राजा को मारने से उसे इतनी दुर्लभ चीज मिली थी, तो उसका इतना खुश होना तो बनता था, और अब वो जितनी जल्दी हो सके दूसरी और तीसरी और फिर चौथी मंजिल पर जाना चाहता था, इस उम्मीद में कि अगर पहली मंजिल के बीस्ट राजा को मारने से उसे अमृति म्यान मिल सकती है, तो ऊपर की दूसरी मंजिलों पर अमृति स्वॉर्ड मिल जाए। अरे वाह! आर्यन अपनी खुशी नहीं रोक पा रहा था। वो मुड़ा और तुरंत वहाँ से निकल गया। आधे घंटे बाद, ओह नहीं, लगता है कि मैं खो गया हूँ। आर्यन हैरान था क्योंकि वापस लौटने पर उसे मोटू राम, हातिम, मीरा और बाकी लोग कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। उसने उन्हें आसपास देखने की कोशिश, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिले। ऐसा लगता है कि वो जुबिन के पीछे गए हैं, आर्यन ने एक पल के लिए सोचा। फिर गुप्त क्षेत्र में वापस चला आया। स्नो व्हाइट, क्या तुम उनकी आभा को महसूस कर सकते हो? उसने पूछा। स्नो व्हाइट ने अपना सिर नामे हिलाया और कहा, मैं इसे महसूस नहीं कर सकता। शायद वो लोग इस मंजिल पर नहीं हैं। हो सकता है कि वो लोग दूसरी मंजिल पर चले गए हो। आर्यन की भौहें कस गई। वो बहुत ज्यादा तेज इंसान हैं। हालांकि वो परेशान नहीं था। चाहे गुप्त क्षेत्र कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन इसकी भी एक सीमा होगी। अगर वो ध्यान से ढूंढेगा तो जल्द ही उसे दूसरी मंजिल का दरवाजा मिल जाएगा। इस थंडर ड्रैगन मंदिर के खंडहर में आर्यन की दिलचस्पी पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। वो इस तरह निराश होकर वहाँ से जाना नहीं चाहता था। धीरे धीरे अपने दिमाग में उसने अनुमान लगाया कि शायद जुबिन ने कोई दूसरा रास्ता लिया है। जिस रास्ते पर उसने हमें भेजा वो गलत था। यह ख्याल आते ही गुस्से में आर्यन की भौहें फड़क उठी। हालांकि अभी भी उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था और रास्ते के बारे में सोच रहा था। अचानक उसकी नजरें अपने नीचे की जमीन पर गई। वहाँ कई चावल के दाने पड़े थे। जब उसने उन्हें ध्यान से देखा तो वो एक कतार में एक निश्चित दिशा की ओर जा रहे थे। आर्यन के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। वाक्य मोटू का दिमाग बहुत तेज काम करता है, उसने अपने मन में कहा। थंडर ड्रैगन मंदिर के गुप्त क्षेत्र की दूसरी मंजिल। जुबिन ने एक ठंडी आवाज में कहा, बड़े भाई मोटू, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें रास्ता पता भी है? हमें यहाँ भटकते हुए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन तीसरी मंजिल का दरवाजा अभी तक नहीं मिला है। मोटू राम समय बर्बाद कर रहा था। वो दूसरी मंजिल के नक्शे से बहुत अच्छे से परिचित था। अगर वो अपनी आंखें भी बंद कर लेता तो भी उसे पता होता कि वहाँ कैसे पहुँचना है। हालांकि एक बार जब वो तीसरी मंजिल के प्रवेश द्वार पर पहुँच जाता तो जुबिन निश्चित रूप से उस पर हमला कर देता। इसलिए वो एक ऐसी जगह की तलाश में था जहां वो उससे बचकर छिप सके या फिर उसे छिपकर मार सके। इसके अलावा उसके दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद थी कि आर्यन अभी भी जिंदा है। उसने रास्ते में कई निशान छोड़े थे। अगर आर्यन उन निशान को ढूंढ लेता है तो वो उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंच सकता था। मोटू अजीब तरह से हंसा। जुबिन, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? नक्शा मैंने जला दिया था, मुझे वो बहुत अच्छी तरह से याद नहीं है। रास्ते में भटकना एक आम बात है, वैसे तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? जुबिन ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई, मैं जल्दी में हूँ क्योंकि मेरे पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, तो बेहतर होगा कि तुम जल्दी से जल्दी रास्ता खोजो। हाँ, उसकी बात सुनकर मोटू राम अजीब तरह से हंसा। फिर वो आगे बढ़ा और एक पल बाद एक दिशा की ओर इशारा किया। शायद वो वहाँ हैं, चलो चलते हैं। जुबिन ने हातिम को एक लात मारी और कहा, जल्दी से आगे का रास्ता साफ करो। तुम यहाँ किस तमाशे का इंतजार कर रहे हो? कमीने, तुम पीछे क्या देख रहे हो?
क्या तुम अभी भी उस सुअर की औलाद के बारे में सोच रहे हो, है ना? कि वो आएगा और तुम्हें मेरे हाथों से बचा लेगा, है ना? हाँ हाँ हाँ, उस सुअर का भेड़ियों ने पहले ही नाश्ता कर लिया है, तो मुझे डर है कि वो तुम्हें बचा नहीं पाएगा, जुबिन ने शालीनता से हंसते हुए कहा। हातिम जमीन से खड़ा हुआ और धीरे धीरे अंधेरे रास्ते में चला गया। जल्द ही उसका शरीर घावों से ढका हुआ था और खून बह रहा था। इस मंजिल पर डीमन एक भेड़िया नहीं था, बल्कि एक प्रकार का मृत बीस्ट था। ये लंबे बालों से ढका हुआ था और इसमें भेड़िए से दोगुनी आक्रमण शक्ति थी, जिससे इससे निपटना बेहद मुश्किल हो गया था। जल्दी करो कुत्ते, जुबिन ने उससे चिल्लाते हुए कहा। उसे परवाह नहीं थी कि वो जिंदा रहता है या मर जाता है, उसे बस कैसे भी करके तीसरी मंजिल पर पहुंचना था। 1 घंटे बाद मोटू चलते हुए अचानक से रुक गया। उसके सामने 2 रास्ते थे और उसने कहा, रुको, मुझे सोचने दो, इनमें से हमें कौन से रास्ते पर जाना चाहिए। उसी वक्त मीरा उसके पास आई और एक ठंडी आवाज में बोली, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, बस तुम आगे बढ़ते रहो। अगर कोई तुम्हें छूने की हिम्मत करेगा तो मैं बस देखती नहीं रहूंगी। वो जानती थी कि मोटू किस बात को लेकर परेशान था। मोटू ने मीरा की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं वास्तव में थोड़ा भूल गया हूँ, मुझे इसके बारे में सोचने दो। ठीक है, मैं तुम्हें सोचने का वक्त देता हूँ। पीछे से जुबिन की आवाज आई और वो जमीन पर नीचे बैठ गया। फिर उसने कनिका की ओर देखा और आंखों से कुछ इशारा किया। कनिका ने सिर हिलाया और कहा, सब लोग थक गए होंगे, हमें यहाँ थोड़ी देर आराम करना चाहिए। मीरा, ये लो, थोड़ा पानी पियो। उसने मीरा की ओर पानी की बोतल बढ़ाई। मीरा ने पानी की बोतल ली और उसे मोटू को पकड़ाते हुए कहा, तुम पहले पी लो। कनिका और जुबिन की आंखें तुरंत तंग हो गईं। मोटू ने अपना सिर हिलाया, मुझे प्यास नहीं है, तुम पी लो। हफ, जुबिन ने राहत की सांस ली और फिर हंसते हुए कहा, बड़े भाई, तुम्हें सोचना चाहिए कि किस रास्ते पर चलना है। मीरा ने पानी की बोतल उठाई और 1-2 घूंट पानी पी लिया। यह देखकर जुबिन हंसा। उसके मुंह के कोने पर एक भद्दी मुस्कान दिखाई दी और उसने अपने आप में सोचा, कुतिया, चलो देखते हैं कि तुम अब कितनी महान बनती हो। हाँ हाँ हाँ। लगभग 3 मिनट बाद शिवाय दौड़ते हुए अंधेरे से बाहर निकल कर आया। वो पसीने से पूरा भीगा हुआ था। भाई, बड़े भाई, डिमन बीस्ट बहुत सारे, उसने हांफते हुए कहा। मोटू की आंखें काली हो गई। वो अंदर ही अंदर थोड़ा डर रहा था। मौका आ गया है। हातिम पर हमला करने वाले डीमंस की आवाजें अंधेरे से आती रहीं और करीब आती गईं। उसी समय मोटू खड़ा हुआ और तेजी से दाईं ओर भागा। जुबिन ने तुरंत मजाक उड़ाया और कहा, बड़े भाई मोटू, तुम कहाँ भागना चाहते हो? जैसे ही मीरा खड़ी हुई, उसका शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरे छाने लगा। उसने कनिका को देखा और पूछा, तुमने पानी में क्या डाला? तुम बोलते बोलते उसके पैर लड़खड़ा गए और वो जमीन पर गिर पड़ी। मोटू पहले ही आगे निकल चुका था, लेकिन जब उसने मीरा को गिरते देखा तो वो गुस्से में आ गया। वो तुरंत मीरा की ओर भागा और चिल्लाया, मीरा नहीं। हाँ हाँ, जुबिन शालीनता से हंसा और कहा, मोटू, तुम्हें भाग जाना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम लोगों को मैं अपना असली रूप दिखाऊंगा। जुबिन मीरा के पास गया और उसने तुरंत नीचे झुककर उसके ऊपरी शरीर के कपड़े फाड़ दिए। कपड़े फटते ही मीरा की बर्फ जैसी बेदाग सफेद त्वचा दिखने लगी, जो किसी का भी मन मोह ले। उसकी छाती पर केवल एक गुलाबी कपड़ा बचा था, जिसने उसकी छाती को ढका हुआ था। छाती पर पहाड़ की 2 चोटियों के बीच से एक खाई गुलाबी कपड़े के नीचे जा रही थी। खाई की अंधीन गहराई को देखकर किसी का भी मन मचल उठता। सदमे से जुबिन की आंखें फटी हुई थी, जो एकटक उस परिपूर्ण शरीर को देख रही थी। मीरा, ओह मीरा, मैं अब खुद पर और काबू नहीं रख सकता था। तुमने मुझे बहुत नजरअंदाज किया। शायद तुम भूल गई कि मैं उन लोगों में से हूँ जो अपनी पसंद की चीज का एक बार स्वाद लेने से पहले कभी नहीं जाने देते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा स्वाद बार बार चखूंगा। मोटू ने गुस्से में कहा, तुम एक जानवर हो। जुबिन ने हंसते हुए उससे कहा, मोटू, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? तुम जल्द ही भगवान को प्यारे होने वाले हो।
शिवाय उसकी बात खत्म होने के तुरंत बाद लंबे समय से घात लगाए बैठे कि कब उसे यह मौका मिलेगा, तुरंत शिवाय ने हमला कर दिया। मोटू का पूरा ध्यान इस वक्त मीरा पर था। वो उसे बचाना चाहता था, लेकिन इस चक्कर में वो अपना बचाव करना भूल गया। शिवाय की तलवार उसकी छाती के दाहिनी हिस्से में घुस गई, जिससे खून बह निकला। मजा आया मोटू? हाँ हाँ हाँ, शिवाय ने हंसते हुए कहा। मैं कब से इस मौके की तलाश में था और अब जाकर मुझे यह मिला है। मैं तुम्हें पूरे रास्ते सहन करता आया, क्या अब तुम्हें मजा आ रहा है बड़े भाई? हाँ हाँ हाँ, शिवाय शालीनता से हंसा। वो बहुत पहले से ही मोटू को मारने की फिराक में था, लेकिन उसने खुद को जुबिन के कहने पर रोका हुआ था। अब जब आखिरकार उसने ये मौका पाया तो वो अचूक था। अभी वो अपनी जीत की खुशी मना ही रहा था कि तभी अचानक उसके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हुआ। उसके सिर के ऊपर से लेकर जांघ के आधार तक एक विभाजन रेखा थी जो अतुलनीय रूप से दर्दनाक थी। उसका शरीर जुबिन की ओर मुड़ा और उसने दर्दनाक आवाज में उससे कहा, बड़े भाई मैं अभी भी दर्द में हूँ। अभी उसकी बात भी पूरी नहीं हुई थी कि उसका शरीर दो हिस्सों में बंट गया और जमीन पर गिर गया। उसका खून जमीन पर चारों ओर फैल गया था और हवा में खून की गंध मिल गई। जैसे ही उसका शरीर गिरा, एक व्यक्ति उसके पीछे खड़ा दिखाई दिया। वो कोई और नहीं बल्कि आर्यन था, जिसने ड्रैगन स्लेयर पकड़ा हुआ था। मोटू ने अपने दर्द को सहन किया और उत्साह से कहा, हाँ 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 मास्टर, मुझे पता था कि तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे। एक मास्टर जिसे मोटू ने चुना हो इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? वो बहुत ज्यादा खुश था। इसके बाद उसने आगे बोलना जारी रखा, मास्टर, उन लोगों ने मीरा को पानी में कुछ नशीला पदार्थ मिला कर दिया है। विजय मुड़कर देखा तो पाया कि मीरा के कपड़े फटे हुए थे, जिससे उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा दिखाई दे रही थी। उसके छाती के गुलाबी कपड़े के नीचे की दो पहाड़ की चोटियां लगभग उसके गुलाबी कपड़े को फाड़कर बाहर निकलने वाली थी। आर्यन ने जब उसे इस हालत में देखा तो उसकी आंखें काली हो गई। अगर तुम किसी लड़की को पाना चाहते हो तो तुम उसे प्यार से पा सकते हो, लेकिन इस तरह के पेंटरों का इस्तेमाल करना बहुत गलत है। तुम जिंदा रहने के लायक नहीं हो। जुबिन के दिल में गुस्सा छा गया। उसकी आंखों के कोने की मांसपेशियां हिल गईं। उसने मीरा को छोड़ा और वो तुरंत आर्यन की ओर भागा। यह अच्छा है कि तुम नहीं मरे। शायद तुम्हारी मौत मेरे हाथों से लिखी थी। तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान को जीने का हक नहीं है, उसने हंसते हुए कहा। फिर उसने अपनी तलवार निकाली और अपने शरीर में युद्ध बुजुर्ग की शक्तियों को बहाया। मोटू ने तुरंत याद दिलाते हुए कहा, मास्टर, उसकी तलवार से बचकर रहना। तलवार हरे रंग की रोशनी से चमक रही थी। यह साफ था कि वो जहरीली थी, लेकिन आर्यन पर इसका कुछ फर्क नहीं पड़ा और उसने एक ठंडी आवाज में कहा, अगर दूसरी मंजिल पर आने के लिए हमें तुम्हारे नक्शे की जरूरत नहीं पड़ती तो तुम बहुत पहले ही मर चुके होते। जिस समय जुबिन ने हातिम को मुक्का मारा और लात मारी थी, उससे आर्यन बहुत ज्यादा खुश नहीं था। इसी तरह जब वो पहली मंजिल पर थे तो उसने उसे और अधिक नाखुश कर दिया और अब उसने सारी हदें पार कर दी थी। वो एक लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने जा रहा था। इसके बारे में सोचते हुए आर्यन का गुस्सा उसकी चरम सीमा पर पहुंच गया। उसने तुरंत ड्रैगन स्लेयर को उठाया और सामने से आते जुबिन की तलवार पर एक वार किया। अगले ही पल जुबिन की तलवार एक कागज की तरह कटकर दो हिस्सों में बंट गई और जमीन पर गिर गई। तलवार जैसे ही जमीन पर गिरी, उससे एक हरा तरल बाहर निकला जो एक पत्थर पर गिरा। पलक झपकते ही पत्थर भाप बनकर उड़ गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कितना जहरीला था। जिस वक्त तलवार दो हिस्सों में कटकर जमीन पर गिरी थी, उसी समय आर्यन ने अपनी विंड शेडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया था। टेलीपोर्ट। पलक झपकते ही वो उसके सामने पहुंच गया और उसे एक जोरदार घूंसा मारा। जुबिन ऊपर की ओर उड़ गया। फिर आर्यन ने भी हवा में एक छलांग लगाई और ड्रैगन स्लेयर को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। पकड़ मजबूत होने के साथ ही ड्रैगन स्लेयर की ब्लेड से खूनी लाल रंग की शक्तियां बाहर निकलने लगी। इसके बाद आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर तकनीक का इस्तेमाल किया और 200 से अधिक कट मारते हुए जुबिन पर हमला किया।
जल्द ही हवा में मांस के चिथड़े उड़ने लगे और लाल खून बारिश की बूंदों की तरह बरसने लगा। आर्यन ने ये हमला जुबिन के निचले हिस्से पर किया था। उसके दोनों पैरों पर कोई मांस का टुकड़ा नहीं बचा था, सिर्फ कुछ सफेद हड्डियों को छोड़कर वहाँ मांस का एक टुकड़ा भी नहीं था। जहाँ तक उसके शरीर के ऊपरी हिस्से की बात है, वहाँ सब कुछ पहले की तरह था। अब उसका आधा हिस्सा कंकाल की तरह था और दूसरा आधा मांस की तरह था। इस वक्त वो एक अजूबे से कम नहीं लग रहा था। इसके अलावा यह सब 1 सेकेंड के 10वें हिस्से से भी कम समय में हुआ था। इस वजह से किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ, यहाँ तक कि खुद जुबिन को भी नहीं पता चला था। ऐसे इंसान को तो टुकड़े में काट देना चाहिए था, लेकिन आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर को वापस स्पेस रिंग में रखा और ठंडी आवाज में उससे पूछा, क्या तुम्हें मजा आया? एक बार जब उसका शरीर नीचे उतरा तो उसने उसकी ओर देखा तक नहीं। इसके बजाय वो सीधे कनिका के पास गया और ठंडी आवाज में बोला, नीच औरत। कनिका की हिम्मत नहीं हुई कि वो आर्यन की आंखों में आंख डालकर बात कर सके, तो वो तुरंत पीछे हट गई। जब उसने जुबिन का कंकाल देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो तुरंत चिल्लाई। आह! जुबिन ने भी दर्द महसूस किया। उसका शरीर नीचे गिर गया और कंकाल जैसे अपने आधे हिस्से को देखते हुए वो सुअर की तरह चिल्लाया। बहुत दर्द हो रहा था। इसके अलावा इस तरह का दर्द न केवल शारीरिक दर्द था, बल्कि खुद को कंकाल में बदलते देखने का डर और दर्द भी था। मीरा उठो, बोलते हुए आर्यन ने अपना लिबादा उतारा और उसे मीरा के शरीर में लपेट दिया। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी ठंडी अभिव्यक्ति ने उसे नाखुश कर दिया। मोटू, इसे संभालो। लेकिन जब मीरा ने पहली मंजिल पर भेड़ियों के राजा से लड़ने के लिए उसका पीछा किया था, तो आर्यन की उसके बारे में धारणा बदल गई थी। इसके अलावा आर्यन को अन्य मंजिलों पर अपनी मदद के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो इसे भी एक कारण माना जा सकता था। मोटू राम ने मीरा को पकड़ते हुए उससे पूछा, मास्टर, आप कहाँ जा रहे हैं? आर्यन ने अंधेरे की गहराई में देखा और शांत भाव के साथ कहा, मैं हातिम को बचाना चाहता हूँ। आर्यन को अपना मिशन पूरा करना था, जो हातिम की मदद का मिशन था। इसके अलावा उसे डिमन बीस्ट को मारकर EXP पॉइंट्स इकट्ठा करने थे। मोटू ने उसे नहीं रोका और कहा, मास्टर, अपना ख्याल रखना। यहाँ के बीस्ट पहली मंजिल के भेड़ियों से ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली है। ठीक है, विजय ने कहा। फिर जाने से पहले उसने एक नजर जुबिन की ओर देखा, जो अभी भी पागलपन से चिल्ला रहा था। उसके बाद वो जल्द ही अंधेरे में गायब हो गया। कुछ सेकंड बाद मृत बीस्ट के एक बड़े झुंड ने हातिम को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। हातिम, जो पहले से ही खून से लथपथ था, का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने जो शक्ति छोड़ी वो थोड़ी भी कमजोर नहीं हुई। वो भी पागलपन से हमला कर रहा था। उसने उनमें से एक बीस्ट को पकड़ लिया और उस पर हमला बोल दिया। उसने अपने बचाव और अपने शरीर के दर्द को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जैसे कि उसका शरीर उसका नहीं था। वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था। आर्यन ने सिस्टम के माध्यम से हातिम के सिर के ऊपर तैर रही HP को देखा, जो केवल 2 अंकों में थी। इसे देखकर आर्यन थोड़ा परेशान हो गया। केवल एक हमला और अगले ही पल उसकी सांसें थम जाती। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और कहा, वुल्फ किंग की चिंगाड़। अचानक उसकी म्यान हिली और उससे एक खतरनाक शक्ति बाहर निकली। फिर हवा में एक अतुलनीय रूप से विशाल वुल्फ किंग दिखाई दिया, जिसने मृत बीस्टों को देखते हुए एक तेज चिंगाड़ मारी। एक तेज ध्वनि तरंग ने सभी मृत बीस्टों को स्तब्ध कर दिया। वो पल भर के लिए कुछ भी करने में असमर्थ थे। इस दौरान आर्यन ने जल्दी से विंड शेडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही हातिम के पास पहुंच गया। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम सच में पागल हो। इसी के साथ उसने फिर से विंड शेडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया और हातिम को खींचकर बीस्टों के बीच से बाहर ले आया। फिर उसने उसका मुंह खोला और उसमें एक हील पिल डालते हुए कहा, तुम्हारा जीवन अब मेरा है, किसी जुबिन कुत्ते का नहीं। भले ही हातिम ऐसा चाहे या नहीं, आर्यन को ऐसा करना पड़ा, क्योंकि केवल एकमात्र यही तरीका था उसे जुबिन के परिवार की गुलामी से बचाने का। सुनो, आज से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम अभी मरो। हातिम अभी भी उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आर्यन ने उसे कसकर पकड़ लिया।
उसकी बात सुनकर उसकी आंखों के कोने नम हो गए थे और एक आंसू बह निकला। तभी मृत बीस्टों पर वुल्फ किंग की चिंगाड़ का प्रभाव खत्म हो गया और वो गुस्से में अपने शिकार को खोकर चिल्लाने लगे। फिर उनकी नजरें आर्यन पर पड़ी और वो तुरंत उसकी ओर भागे। आर्यन ने तुरंत ड्रैगन स्लेयर तकनीक का इस्तेमाल करा और लगातार 7 कट से उनको एक पल के लिए पीछे धकेलने में कामयाब रहा। अपने सामने के कुछ बीस्टों को मारने के बाद उसने हातिम, जो 400 किलो से ज्यादा भारी था, को अपनी पीठ पर उठाया और जल्दी से वहां से बाहर की ओर भागने लगा। ऐसा नहीं था कि वो इन बीस्टों को मारना नहीं चाहता था, बल्कि यह था कि वो उन्हें इस तरह की स्थिति में नहीं मार सकता था, क्योंकि हातिम को तुरंत इलाज की जरूरत थी। टेलीपोर्ट विंड शेडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वो तेजी से आगे की ओर भाग रहा था। उसके कदम बिजली की तरह तेज थे। जल्द ही उसने महसूस किया कि हातिम की सांसें धीमी होती जा रही थी। हातिम, नहीं, तुम नहीं मर सकते, तुम्हें जिंदा रहना ही होगा। ये तुम्हारे मास्टर यानी कि मेरा हुक्म है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। आर्यन उसकी आंखें खुली रखने के लिए बार बार उसे हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। वो वास्तव में हातिम को यहाँ मरते हुए नहीं देखना चाहता था। अगर जुबिन नहीं होता तो उसकी कभी यह हालत नहीं होती। इस वक्त आर्यन को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने पहले ही जुबिन को सबक नहीं सिखाया। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। अगर सिस्टम ने उसे मिशन नहीं दिया होता तो भी वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करता। 3 मिनट बाद वो लोग एक मोड़ पर पहुँचे। मृत बीस्टों का झुंड अभी भी उनका पागलपन से पीछा कर रहे थे। अचानक मोटू जोर से चिल्लाया, मास्टर, इस तरफ, इस तरफ। आर्यन तुरंत आवाज की दिशा में मुड़ा और एक गुप्त कमरे में घुस गया जहां मोटू था। मृत बीस्टों का झुंड अभी भी उन्हें सूंघते हुए ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी उन्हें ताज़ा खून की गंध महसूस हुई और वो आगे बढ़ गए। सामने कनिका ने जुबिन को सहारा दिया हुआ था, जो खून से लथपथ था। अचानक बीस्टों के एक झुंड को अपनी ओर बढ़ते देख जुबिन जोर से चिल्लाया, मत आओ, मत आओ। कनिका भी इतना डर गई कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत जुबिन को छोड़ दिया और भागते हुए कहा, बड़े भाई, मुझे माफ कर देना, तुम वैसे भी किसी काम के नहीं बचे हो, तो मैं तुम्हारे चक्कर में अपनी जान नहीं गंवा सकती और इनका खाना नहीं बन सकती। इतना बोलने के बाद वो तुरंत वहाँ से भाग गई। जुबिन जमीन पर नीचे गिर गया और जोर से चिल्लाया, तुम कनिका, वापस आओ, वापस आओ। क्या तुम्हें अर्थ स्टेज स्पिरिचुअल हथियार नहीं चाहिए? नहीं नहीं, मैं तुम्हें हेवन स्टेज स्पिरिचुअल हथियार दूंगा, आओ और मुझे भी अपने साथ ले जाओ। कनिका की आवाज अंधेरे से आई, तुम उन्हें अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। जुबिन के शरीर को मृत बीस्टों ने नोच खाया, यहाँ तक कि उसकी हड्डियों को भी खाने की कोशिश की। आर्यन, तुम्हें जुबिन के मरने पर 10,000 एक्सपी पॉइंट्स, 1000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिला है। आर्यन, तुम्हें एक सॉल पाउडर जो सॉल को हील कर सकता है मिला है। आर्यन, तुम्हें 3 क्योर पिल मिली हैं। आर्यन, तुम्हें एक आत्मा पत्थर मिला है। आर्यन को बहुत सी चीजें मिली, लेकिन उनमें से ज्यादा कुछ खास नहीं थी। हालांकि इसमें कुछ अच्छा भी था जिसे अभी उसकी बेहद जरूरत थी। उसने सॉल पाउडर बाहर निकाला और हातिम के मुंह में डाला। मोटू उस पाउडर को देखकर एक पल के लिए दंग रह गया। आर्यन ने तुरंत कहा, यह मुझे जुबिन के थैले से मिला है और यह भी। फिर उसने 3 गोलियां बाहर निकाली और उन्हें हातिम के मुंह के अंदर डाल दिया। इस तरह का सॉल पाउडर, जो किसी की भी सॉल को हील कर सकता था, जेकाल संप्रदाय में एक मास्टर द्वारा बनाया जाता था। लेकिन ये पिल जो आर्यन ने हातिम को दी थी, वो गहरे हरे रंग की थी। इसका मतलब ये था कि पिल की शक्ति उच्चतम श्रेणी की थी, जो तुरंत किसी को भी हील कर सकती थी। हातिम के मुंह में तीनों पिल डालने के तुरंत बाद आर्यन ने उसकी छाती पर अपनी हथेली रखी और कुछ शक्ति उसके शरीर में डाली। यह एक विचार था जो हातिम के शक्तियों के रास्ते से होते हुए उसके चेतना के समुद्र तक पहुंचा। तुम्हारी जिंदगी मेरी है, मेरी मर्जी के बिना तुम मर भी नहीं सकते। फिर आर्यन ने अपने हथेली में ट्रयू एनर्जी का इस्तेमाल किया।
उसकी मदद से उसने उन पिल्स को जो हातिम के पेट के अंदर थी को रिफाइन किया और हातिम को उनकी शक्ति अवशोषित करने में मदद की। हातिम की सांसें लगभग थमने वाली थी। उसकी हालत इतनी कमजोर थी कि वो खुद से पिल्स को अवशोषित भी नहीं कर सकता था। हातिम का शरीर विरोध कर रहा था, लेकिन विजय के शब्दों को सुनने के बाद उसने धीरे धीरे इसे अवशोषित कर लिया। एक बार जब हीलिंग पिल उसके शरीर में अवशोषित हो गई तो उसके शक्तियों के रास्ते थोड़े ठीक होने लगे और उसकी सांसें भी सामान्य हो गई। आखिरकार उसकी जान बच गई थी। आर्यन जमीन पर बैठ गया और तेज तेज सांस लेने लगा। वो हाँफ रहा था और बड़बड़ाया, पागल मूर्ख हफ। हातिम अभी बेहोश था। उसकी आंखों के कोने कोने से आंसू की 2 धाराएं बह रही थीं। उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार पहले कभी किसी ने नहीं किया था, कभी भी नहीं। वो 1 दशक से अधिक समय से जुबिन के कबीले सियान कबीले में था। उसने इससे पहले कभी भी एक उच्च स्तर की पिल नहीं ली थी। फिर चाहे वो कितने भी गंभीर रूप से घायल हों, उसने कभी भी एक पिल नहीं ली थी। वो जुबिन से नफरत नहीं करता था। यह बस इतना ही था कि उसे केवल जुबिन के परिवार की अच्छाई याद थी। अगर यह उस चावल के कटोरे के लिए नहीं होता जो जुबिन के परिवार ने उसे दिया था तो वो सड़कों पर भूख से मर जाता। इसलिए उसने कभी भी किसी का अपमान नहीं किया। उसने कभी भी जुबिन के परिवार के आदेशों का विरोध नहीं किया था। चाहे उन्होंने उसके साथ कैसा भी बर्ताव किया हो, वो कभी उनका विरोध नहीं करता था। भले ही वो मर जाएं, वो उनके आदेशों का कभी विरोध नहीं करता था। जैसे आज हुआ, उसने बीस्टों से बचने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। उसने अपनी अंतिम सांस तक लड़ना जारी रखा। उसे मौत की भी परवाह नहीं थी। आर्यन को नहीं पता था कि यह पागलपन था या वो कुछ ज्यादा ही भोला था, या यह वफादारी थी, या यह कुछ और था। उसे नहीं पता था। कुछ मिनट बाद एक लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज आई। आह! मोटू बुरी तरह हंसा और कहा, कनिका भी मर चुकी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि थंडर ड्रैगन मंदिर का गुप्त क्षेत्र वास्तव में इतना शक्तिशाली होगा। पहली मंजिल के भेड़ियों से बचना ही बहुत मुश्किल था और अब दूसरी मंजिल तो उससे भी कई गुना खतरनाक है। फिर उसने थोड़े मायूस स्वर में कहा, मैं तो यहाँ अपनी कुछ ताकत बढ़ाने के लिए 1-2 स्पिरिचुअल हथियार लेने आया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ से कुछ ले जाना तो छोड़ो अपनी जान बचाना भी भारी होगा। उसने बार बार आह भरी। उसके यहाँ आने का कारण 1-2 अच्छी चीजें ढूंढना था और फिर अपनी ताकत के बल पर जेकाल संप्रदाय के अंदरूनी हिस्से में जाना था। हालांकि अब उसे वापस जिंदा लौटकर जाने की भी उम्मीद नहीं थी। फिर मोटू ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि अब हमें खजाने के बारे में भूल जाना चाहिए। अगर हम तीसरी मंजिल पर गए तो वापस आना भी नामुमकिन होगा। जब यहाँ के डीमन बीस्ट इतने शक्तिशाली हैं, तो ऊपरी मंजिल के तो और भी ज्यादा खतरनाक होंगे। आर्यन ने एक ड्रैगन स्पिरिट पिल निगली, प्रयु एनर्जी के 1500 पॉइंट्स हासिल किए। फिर मुस्कुराते हुए उससे कहा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? मोटू ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं डरता हूँ, ऐसा नहीं है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐसा चलता रहा तो हम यहाँ अपनी जान गंवा देंगे और वैसे भी हम तीसरी मंजिल पर नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास तीसरी मंजिल का नक्शा नहीं है। अगर हम बिना नक्शे के वहाँ जाते तो हम यहीं कहीं गुम हो जाएंगे। यह सच्चाई थी। हालांकि आर्यन हंसने लगा। तुम नक्शे की चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। उसने उसे यह नहीं बताया कि उसके पास तीसरी और चौथी मंजिल के नक्शे पहले से ही हैं। फिर वो उस गुप्त कमरे से बाहर निकला और जाते हुए बोला, तुम यहीं रुको, मैं उन्हें मार कर आता हूँ। मृत बीस्ट अब शांत हो गए थे। उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें बंद हो गई थी। उसके लिए यह सही मौका था उन सभी मृत बीस्टों को मारने का। वो इतने सारे EXP पॉइंट्स को गवाकर बाद में पछताना नहीं चाहता था। वो यहाँ अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए आया था, क्योंकि सबसे पहले उसे 3 साल के भीतर पूर्ण शक्ति के साथ पार्थ को हराना था। अचानक मीरा धीरे धीरे होश में आ गई और कमजोर आवाज में बोली, मैं भी साथ चलूंगी। हातिम ने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली और नादानी से कहा, मैं भी साथ चलूंगा। वो भी अभी होश में आया था। आर्यन बाहर जाते जाते रुक गया और हैरानी में हंसते हुए बोला,
तुम सब जाग रहे हो? मीरा खड़ी हो गई। फिर उसने आर्यन की ओर देखा और कहा, धन्यवाद। वो उसकी शुक्रगुजार थी कि उसने उसकी इज्जत और जान दोनों बचाई थी। उसी समय आर्यन के दिमाग में सिस्टम की एक आवाज गूंजी, आर्यन बधाई हो, तुमने दिल सिस्टम को सक्रिय किया है। तुम्हें 100 EXP पॉइंट्स 100 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स मिले हैं। क्या? दिल सिस्टम? अब ये क्या है? आर्यन हैरान था। फिर उसने जांच के लिए तुरंत अपने दिमाग में सिस्टम के पारदर्शी पर्दे को देखा। दिल सिस्टम विवरण, इसमें आपको दिल पॉइंट्स हासिल करने होंगे और केवल लड़कियों की वजह से ही दिल पॉइंट्स मिल सकते हैं। विवरण 2, दिल पॉइंट्स 1 से 30 सामान्य चरण है, दिल पॉइंट्स 30 से 50 अच्छा चरण है, दिल पॉइंट्स 50 से 90 मुख्य चरण है, दिल पॉइंट्स 90 से 100 जो भी आप चाहते हैं वो चरण है। विवरण 3, जब दिल पॉइंट्स 100 तक पहुंच जाएंगे तो आपको एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। आर्यन, अभी के लिए तुम्हें दिल सिस्टम द्वारा एक लक्ष्य मिला है। लक्ष्य? मीरा, क्या? ये क्या अजीब चीज है? दिल सिस्टम की वजह से आर्यन हैरान था। हालांकि वो थोड़ा खुश भी था। केवल लड़कियों के साथ संबंध बनाने से वो दिल पॉइंट्स हासिल कर सकता था और 100 पॉइंट्स होने के बाद वो सिस्टम से कुछ भी ले सकता था। एक लड़की के साथ संबंध चाहे तो वो किसी भी तरह का बना सकता था, यहाँ तक कि यौन संबंध बनाने के बाद भी उसे पॉइंट्स मिलने वाले थे। आर्यन जब ये सब सोच रहा था तो उसके उत्तेजित भाव और आंखों में वासना का संकेत देखकर मीरा की भौहें थोड़ी कस गई। दिल पॉइंट्स -1। अचानक सिस्टम की इस आवाज को सुनकर आर्यन अवाक रह गया। फिर उसने मीरा के ठंडे चेहरे को देखा। मैंने ऐसा क्या किया जिससे तुम दुखी हो? मीरा ने आर्यन को ठंडी नजरों से देखा लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला। एक बार फिर से सिस्टम की आवाज आई, दिल पॉइंट्स -20, दिल पॉइंट्स -10, दिल पॉइंट्स -15। आर्यन, तुम्हारे पास सिर्फ एक दिल पॉइंट बचा है। अगर यह थोड़ा भी घटा तो शून्य हो जाएगा। मैं आर्यन के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो गुस्से में कुछ बोलना चाहता था लेकिन उसे डर था कि मीरा बुरा मान जाएगी और एक बार फिर से उसके दिल पॉइंट्स कम हो जाएंगे। उसकी केवल एक नजर और एक शब्द के कारण उसके दिल पॉइंट्स बहुत ज्यादा घट गए थे, यहाँ तक शून्य होने की कगार पर थे। वो अब गुस्से में था क्योंकि उसे लगा था कि यह काम आसान होगा, लेकिन अभी जो कुछ हुआ उसे देखकर वो आग बबूला हो गया था। इसके बाद आर्यन गुस्सा सहन करते हुए गुप्त कमरे से बाहर निकला और कहा, तुम लोग मेरे पीछे रहना, मैं एक नरसंहार शुरू करने जा रहा हूँ। वो अभी भी अपने दिल पॉइंट्स को 100 तक बढ़ाने के बारे में सोच रहा था ताकि ये देखा जा सके कि उसे क्या मिल सकता है। वो उस विशेष पुरस्कार को पाना चाहता था। आर्यन ने अपने हाथ में ड्रैगन स्लेयर को पकड़ा हुआ था और वो एक मृत बीस्ट की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। जब उस मृत बीस्ट ने आर्यन को अपनी ओर आते देखा तो वो बुरी तरह से चिल्लाने लगा और तुरंत उछलते हुए उसकी ओर भागा। मरो! आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया और उस मृत बीस्ट के हमला करने से पहले ही उसने उस पर ड्रैगन स्लेयर से वार किया। त्वचा कट! बीस्ट 2 हिस्सों में कट गया और पलक झपकते ही मर गया। फिर सिस्टम की आवाज सुनाई दी, आर्यन, तुम्हें एक मृत बीस्ट को मारने पर 12,000 EXP पॉइंट्स, 1,000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स, एक स्ट्राइकिंग मूल्य मिला है। आर्यन, तुम्हें एक रिजिड ब्लड मिला है। रिजिड ब्लड! आर्यन हैरान रह गया और उसने अपने मन में सोचा, शायद ये भी सॉल बंद चेन की तरह एक स्पिरिचुअल हथियार बनाने में मदद करता होगा। फिर उसने सिस्टम के पारदर्शी पर्दे पर इसकी जांच की। वस्तुतः रिजिड ब्लड विवरण है, यह एक स्पिरिचुअल हथियार और यहाँ तक कि पिल्स बनाने में भी मददगार है। आर्यन ने विवरण को देखा और कहा, जैसा मैंने सोचा था कि यह भी सॉल बंद चैन की तरह एक स्पिरिचुअल हथियार बनाने में काम आता है, लेकिन इसे पिल्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मारते रहो! आर्यन रुका नहीं और जोर से चिल्लाया। जब वो तेजी मृत बीस्टों की ओर बढ़ रहा था तो ड्रैगन स्लेयर जमीन पर घिसट रहा था और नीचे पथरीले रास्ते से टकराते हुए पीछे चिंगारियां छोड़ रहा था। आर्यन के हर एक कदम के साथ एक बीस्ट 2 हिस्सों में कटकर बंट रहा था। अभी वो ड्रैगन स्लेयर के 7 वारों का इस्तेमाल कर रहा था। हर एक वार का निशाना एक मृत बीस्ट था।
इसी तरह सिस्टम भी लगातार बज रहा था। EXP डॉट पॉइंट्स की तेजी से बढ़ती गिनती को देखकर अभी वो बहुत खुश था। मीरा जल्दी से आर्यन के पास आई और उत्सुकता से पूछा, तुम किस तरह की ब्लेड तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हो? तुम्हारे पास ये कहां से आई? आर्यन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और खुद से सोचा, मैं इसे क्यों बताऊं? मैं नहीं बताऊंगा। दिल पॉइंट्स +1। आर्यन हैरान था, उसने उसे कुछ बताया भी नहीं, फिर भी उसके दिल पॉइंट्स बढ़ गए। हालांकि वो इस बात से खुश था कि उसके दिल पॉइंट्स 1 से बढ़कर 2 हो गए। लड़कियां वास्तव में अजीब प्राणी हैं। आप जितना उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, वो उतनी ही विपरीत बुद्धि की होंगी। हालांकि आर्यन को उसे समझने की जरूरत भी नहीं थी, उसे नजरअंदाज करने से ही उसे दिल पॉइंट्स मिल रहे थे, तो वो ऐसा क्यों करता? वैसे इसके पीछे एक कारण यह भी था कि वास्तव में वो उन लड़कियों को पसंद नहीं करता था जो उसकी तरह हमेशा ठंडा भाव रखती हों। इस तरह की लड़कियों का दिल जीतना बेहद मुश्किल था, जो आर्यन के लिए सिर दर्द से कम नहीं था। नस तोड़, उसने एक और ब्लेड वार किया और एक और बीस्ट को 2 हिस्सों में काट दिया। हवा में चारों तरफ खून की गंध फैली हुई थी और जमीन खून से पूरी लथपथ थी। ड्रैगन स्लेयर की खतरनाक शक्तियां बाहर फैलकर कोहराम मचा रही थी। तभी एक मृत बीस्ट ने आर्यन पर पीछे से हमला किया। इससे पहले कि वो आर्यन को छू भी पाता, एक आवाज आई, तुम उसे छू नहीं सकते। ये हातिम की आवाज थी, जो भारी कदमों के साथ तेजी से मृत बीस्ट के करीब आई और उसे एक मुक्का मारा। मुक्का इतना शक्तिशाली था कि बीस्ट की कई पंसलियां टूट गई। हातिम यहीं नहीं रुका और उस बीस्ट पर कई और ताबड़तोड़ मुक्के मारे। एक पल बाद बीस्ट अपनी अंतिम सांसें लेते हुए मर गया। क्या तुम पागल हो? आर्यन ने उससे कहा। वो बीस्ट को चकमा दे सकता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि हातिम उसे बचाने के लिए अपने जख्मों को भी भूल जाएगा। वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। हातिम ने कुछ नहीं कहा और केवल मूर्खों की तरह धीरे से मुस्कुरा दिया। आर्यन अभी भी मृत बीस्टों को बिना रुके मार रहा था, क्योंकि वो चारों तरफ से सैकड़ों की तादाद में उन लोगों पर हमला कर रहे थे। अगर आर्यन एक पल के लिए भी रुकता तो उनका मरना तय था। उसके दिमाग में सिस्टम की आवाजें लगातार गूंज रही थी, लेकिन उसने उनकी कोई परवाह नहीं की। कुछ देर बाद वो जोर से चिल्लाया, बीस्टों की एक और लहर आगे बढ़ रही है, जल्दी से जैसा मैं कहूँ वैसा करो। उसका इशारा बाकी तीनों लोगों की ओर था। मोटू, राम और हातिम, तुम दोनों दाएं और बाएं दिशा से आने वाले बीस्टों को रोकोगे। मीरा, तुम मेरे पीछे रहोगी और पीछे से आने बीस्टों को रोकोगी। मैं मुख्य हमलावर हूँ, तो मैं आगे रहूंगा। दौड़ते दौड़ते आर्यन चिल्लाया। मोटू और हातिम ने तुरंत आर्यन की बात मानी और बाएं और दाएं 2 अलग दिशाओं में दौड़ने लगे। मीरा उनका बारीकी से पीछा करने लगी। अचानक पीछे से एक बीस्ट ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने तुरंत अपनी एक तलवार तकनीक के साथ उसे खत्म कर दिया। उसके शरीर पर बिजली की शक्ति के निशान थे। आर्यन ने जब उन शक्तियों को देखा तो उसका दिमाग कांप उठा। इसकी तलवार की समझ बुरी नहीं है। आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर में शक्तियों को बहाया और जैसे ही एक बीस्ट दाईं ओर चल रहे हातिम पर हमला करने वाला था, उसने उस पर तुरंत हमला कर दिया। हवा कट, ब्लेड शक्तियां बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ी और उस बीस्ट को 2 हिस्सों में बराबर काट दिया। उसके साथ साथ कई और मृत बीस्ट भी मारे गए। हवा कट वास्तव में एक खतरनाक वार था, जो ड्रैगन स्लेयर के साथ और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। मीरा ये पूछने से खुद को रोक नहीं पाई, क्या तुम मुझे नहीं बता सकते कि यह कौन सी ब्लेड तकनीक है? बिल्कुल भी नहीं, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। इस समय वो पहले से ही बीस्टों के बीच में घुस चुका था और फिर उसने कहा, तलवार तकनीक जरूरी है, लेकिन तलवार का इरादा सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर आर्यन ने अपनी शक्तियों को बाहर निकाला और हंसते हुए कहा, अब ध्यान से देखना, 10,000 तलवारों की तबाही। वो जोर से चिल्लाया। फिर ड्रैगन स्लेयर से एक अभिमानी और अत्याचारी आभा निकली, जिससे उसके आसपास की हर चीज कांप गई। मीरा की तलवार भी कांप रही थी। अगर उसने उसे कसकर पकड़ा नहीं होता और उसे दबाने के लिए शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया होता तो उसकी तलवार पहले ही उसके हाथों से छूटकर चली जाती। इससे वो बेहद हैरान थी। एक पल बाद
जब उसने आर्यन के शरीर के चारों ओर तैरती तलवार की छवियों को एक के बाद एक घूमते देखा तो वो सदमे में चली गई। क्या ये है तलवार का इरादा? उसने हमेशा से सोचा था कि तलवार के बारे में उसकी समझ बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गई है, लेकिन अब आर्यन के सामने उसने महसूस किया कि तलवार का इरादा जो उसने समझा था वो बहुत कमजोर था और बिल्कुल भी समान स्तर पर नहीं था। मरो आर्यन ने अपनी ट्रयू एनर्जी को सक्रिय कर दिया और तलवारों की छवियों से उन बीस्टों पर हमला करने के लिए उंगली से इशारा किया। पलक झपकते ही हर एक तलवार की छवि ने कई बीस्टों को मारा और उन्हें कई टुकड़ों में काट दिया। आसपास के सभी बीस्टों को मारने के बाद तलवार की छवियां एक के बाद एक वापस उसके शरीर में लौटकर आ गई। यह दृश्य शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। मीरा पूरी तरह से अवाक थी। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। वो पूरी तरह से आर्यन की तलवार के इरादे से मोहित हो गई थी। यह सिर्फ इतना था कि अभी वो अपने दिल के गर्व को नहीं छोड़ सकती थी। दिल पॉइंट्स +1, दिल पॉइंट्स +1, दिल पॉइंट्स +1। भले ही मीरा ने अपने गर्व के चलते अपने असली भावों को चेहरे पर नहीं दिखाया था, लेकिन आर्यन को सिस्टम द्वारा आ रही लगातार आवाज से यह पता चल गया था कि उसके मन में क्या चल रहा है। तुम जिस तलवार तकनीक को जानना चाहती हो, मैं उसे तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, उसने मुस्कुराते हुए अपने मन में कहा। फिर उसने बीस्टों को मारना जारी रखा। लगभग 2 घंटे बाद एक बार फिर सिस्टम की आवाज गूंजी। आर्यन, बधाई हो, तुम्हारी शक्तियों का स्तर युद्धराज लेवल 4 पर पहुंच गया है। आखिरकार मैंने एक लेवल बढ़ा ही लिया। एक दिन से भी कम समय में वो युद्धराज के 4थे लेवल पर पहुंच गया था। इससे आर्यन बहुत खुश था। मानना पड़ेगा, यह गुप्त क्षेत्र वास्तव में अद्भुत है। अचानक स्नो व्हाइट ने उससे कहा, मास्टर, एक बेहद अत्यंत उग्र आभा आ रही है, सावधान रहें, उसकी गति बहुत तेज है। आर्यन ने तुरंत पीछे चल रही मीरा का हाथ पकड़ लिया और कहा, सभी लोग ध्यान से। मीरा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और उसकी पकड़ से आजाद होना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि आर्यन की पकड़ बहुत मजबूत थी। इससे मीरा को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन साथ ही उसे थोड़ा मीठा एहसास भी हो रहा था। अभी आर्यन उन शक्तियों को देखने की कोशिश कर ही रहा था जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी कि तभी अचानक उसकी छाती से आकर एक शक्तियों की लहर टकराई। इससे आर्यन का शरीर पीछे की ओर उड़ गया और लगभग कई 100 फुट दूर जाकर गिरा। उसके जमीन पर गिरने से एक बड़ा गड्ढा हो गया था और उसके मुंह से खून निकल आया। आह थूक, आर्यन ने अपने मुंह से खून थूका। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी छाती फटने वाली हो। वास्तव में उसे बेहद दर्द हो रहा था। दर्द को सहते हुए वो जमीन से उठा और एक बार फिर से सभी को याद दिलाया, हर कोई ध्यान से, सब अपने आप को दीवारों से चिपका लो। ये जो भी चीज है उड़ सकती है और उसकी गति बहुत तेज है। उसी समय आर्यन ने सिस्टम के पारदर्शी पर्दे पर नजर डाली। डीमन बीस्ट, उड़ने वाला मृत बीस्ट, तरह लेवल 7, विवर्ण, बेहद मजबूत शारीरिक रक्षा, बेहद तेज गति, खतरनाक जहर पैदा करने में सक्षम, एक जहरीली तकनीक के साथ। मोटू ने कहा, मास्टर, क्या आप ठीक हैं? वो क्या चीज है? आर्यन ने जवाब दिया, उड़ने वाला मृत बीस्ट, तुम लोग बचकर रहना, यह बीस्ट जहरीला वार कर सकता है। मीरा पूरी तरह से स्तब्ध थी। वो दौड़कर आर्यन के पास आई। उसके पीले पड़ चुके चेहरे को देखकर उसका दिल कांप उठा। अगर आर्यन अभी उसके पीछे उसकी रक्षा नहीं करता, भले ही वो उस हमले से मरती नहीं, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो जाती। आर्यन ने अभी उसे बचाया था, इससे उसके दिल में एक अजीब सी भावना पैदा हो गई। वो सच में सभी लड़कों से अलग हैं, सभी से अलग हैं। आर्यन को देखते हुए वो अपने मन में सोच रही थी, दिल पॉइंट्स +30, दिल पॉइंट्स +30, दिल पॉइंट्स की संख्या 80 तक पहुंच गई है। आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। इससे वो एक पल के लिए हैरान रह गया। फिर उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। सिस्टम की लगातार आवाजों को सुनकर उसने दिल सिस्टम को खोला और दिल पॉइंट्स को देखा। वो लगभग कांप गया था। 80 दिल पॉइंट्स, लगता है अब मुझे जल्द कुछ अच्छी चीज मिलने वाली है। वो काफी खुश था।
बस मुझे 10 दिल पॉइंट्स और चाहिए और फिर मैं 90 दिल पॉइंट्स होने के बाद कुछ भी खरीद सकता हूँ। वैसे अगर मैं 100 दिल पॉइंट्स कर लेता हूँ तो किस तरह का विशेष इनाम होगा? आर्यन की सोच थोड़ी गंदी होती जा रही थी। अचानक मास्टर सावधान, स्नो व्हाइट ने हड़बड़ाते हुए कहा। इससे पहले कि वो अपने शब्दों को पूरा कर पाता, एक सुनहरी छाया बिजली की गति से आर्यन की ओर आती दिखाई दी। वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। शायद उसने उम्मीद नहीं की थी कि आर्यन उसके पहले हमले से बच जाएगा और केवल घायल होगा, इसलिए उसने फिर से आर्यन को अपना निशाना बनाया था। यह बात आर्यन भी अच्छे से समझ रहा था। तभी उसके सामने हातिम आ गया। आर्यन नहीं चाहता था कि फिर से हातिम घायल हो। हातिम हट जाओ। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की। वो हातिम को अपनी वजह से घायल होते हुए नहीं देखना चाहता था। उसने जल्दी से सोलस्टम तकनीक का इस्तेमाल किया। तुरंत उसकी सभी शक्तियां दोगुनी हो गई। फिर उसने अपने हाथ को उठाया और पहाड़ तोड़ मुक्के की शक्ति इकट्ठा की। फिर अपने दोनों हाथों से ड्रैगन स्लेयर ब्लेड को उठाया और चिल्लाया, चांदनी कदम। इससे पहले कि आर्यन एक भी कदम आगे बढ़ा पाता, उड़ने वाला मृत बीस्ट उसके सामने पहुंच गया था। लेकिन तभी हातिम के शरीर से एक बेहद शक्तिशाली शुद्ध शक्ति निकली, जिसकी वजह से उसके दोनों हाथों के कपड़े फट गए, उसके शरीर की मांसपेशियों मजबूत हो गई और उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक रहा था। वास्तव में इस वक्त वो बेहद क्रूर लग रहा था। जैसे ही उड़ने वाला मृत बीस्ट वहां पहुंचा, हातिम ने उसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और उसे उछालकर फेंक दिया। उसकी शारीरिक शक्ति बहुत भयानक थी। आर्यन ने जब यह देखा तो वो बहुत ज्यादा हैरान था। वो इस बात से बेहद हैरान था कि जब उसकी शक्तियां कल्टीवेशन के बिना ही इतनी खतरनाक थी, तो कल्टीवेशन के बाद उसकी शक्तियां कितनी खतरनाक होंगी। उस वक्त वो वास्तव में एक भयानक अस्तित्व होगा। आर्यन ने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने मन में ड्रैगन स्लेयर से चिल्लाते हुए कहा, ड्रैगन स्लेयर, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो। इसके तुरंत बाद ड्रैगन स्लेयर बुरी तरह से कांपने लगा। उसके अंदर से हत्या के इरादे के साथ एक बर्बर आभा फूट पड़ी थी। पहाड़ी शैतान की ब्लड लाइन, दिव्य बाघ की ब्लड लाइन, समुद्री राक्षस की ब्लड लाइन और वुल्फ किंग की ब्लड लाइन, उसने जितनी भी ब्लड लाइन की शक्तियों को अवशोषित किया था, सभी की शक्तियां एक साथ बाहर निकल आई। आर्यन के हाथ कांप रहे थे। वो ड्रैगन स्लेयर की ब्लेड पर इकट्ठा हुई भयानक शक्तियों को महसूस कर सकता था, जो किसी का भी अस्तित्व मिटाने के लिए तैयार थी। अपने दोनों हाथों को उठाते हुए आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर से सीधे उड़ने वाले मृत बीस्ट पर एक वार किया। स्वर्गीय शून्यकट, उड़ने वाला मृत बीस्ट जिसे अभी अभी हातिम ने ऊपर की ओर उछाला था, की आंखें डर से चौड़ी चौड़ी खुल गई। वो अपनी ओर तेजी से बढ़ते हमले की खतरनाक जानलेवा शक्तियों को महसूस कर सकता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो ना अपना बचाव कर सकता था, ना ही पलटवार। पूरा थंडर ड्रैगन मंदिर कांप रहा था। पलक झपकते ही उसका शरीर दो हिस्सों में कट गया और चारों तरफ खून की गंध फैल गई। आर्यन, तुम्हें उड़ने वाले मृत बीस्ट को मारने पर एक ही एक्सपी पॉइंट, एक ट्रयू एनर्जी पॉइंट, एक स्ट्राइकिंग मूल्य मिला है। स्ट्राइकिंग मूल्य को जारी करो। आर्यन ने तुरंत अपने स्ट्राइकिंग मूल्य का इस्तेमाल किया। वो अपने दिल में बहुत ज्यादा उत्साहित था, यह जानने के लिए कि जब पहली मंजिल का भेड़िया राजा अमृति म्यान जैसी अद्भुत चीज दे सकता था, तो दूसरी मंजिल के उड़ने वाले मृत बीस्ट राजा से किस तरह की अद्भुत चीज मिलेगी। आर्यन, बधाई हो, तुम्हें एक पॉइजन तकनीक मिली है। क्या तुम इसे कल्टीवेट करना चाहते हो? आर्यन, बधाई हो, तुम्हें एक डार्क खंजर मिला है। सिस्टम की केवल 2 आवाज आई और केवल 2 चीजों के अलावा उसे कुछ और नहीं मिला। इससे आर्यन का गुस्सा भड़क उठा। मैं तुम्हारे दादाजी को मार दूंगा। वो गुस्से में अंदर ही अंदर चिल्लाया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने अभी ही स्ट्राइकिंग मूल्य का इस्तेमाल किया था, फिर भी उसे केवल 2 बेकार सी चीजों के अलावा कुछ नहीं मिला था। कहीं ऐसा तो नहीं स्ट्राइकिंग मूल्य सक्रिय ही नहीं हुआ हो। ये सोचकर उसने सिस्टम के पारदर्शी पर्दे पर एक नजर डाली, लेकिन वहां अभी थोड़ी देर पहले जो 100 स्ट्राइकिंग मूल्य थे, वो अब 0 हो चुके थे। इसका मतलब साफ था कि स्ट्राइकिंग मूल्य जारी हो चुका था। अब उसकी उलझन और ज्यादा बढ़ गई कि ऐसा क्यों हुआ।
फिर उसकी नजर डार्क खंजर पर पड़ी। उसने जब उसे ध्यान से देखा तो पाया कि उसकी नोक पर हल्का सी दरार थी। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसका दिल कांप उठा। कहीं ऐसा तो नहीं अभी मैंने जो ड्रैगन स्लेयर से हमला किया उसकी खतरनाक शक्तियों ने इसे तोड़ दिया हो। शायद ऐसा हो सकता है कि जो भी चीजें मुझे मिलने वाली थी वो सब भी खत्म हो गई हो सिवाय इन दोनों को चीजों को छोड़कर। फिर उसने सिस्टम स्पेस को देखा। उसमें थोड़ी सुनहरी धूल पड़ी थी। आर्यन समझ गया कि उसे जो भी चीजें मिलने वाली थी वो सब ड्रैगन स्लेयर के हमले से धूमिल हो गई थी। वो रोना चाहता था लेकिन कोई आंसू नहीं निकले। हे स्वर्ग, बहुत मजबूत होना एक बुरी बात है। क्या बात है, तुम मेरे साथ खेल रहे हो। डार्क खंजर भी एक हाली स्टेज का हथियार था, लेकिन ड्रैगन स्लेयर के हमले की वजह से वो टूट गया था और सीधे अर्थ स्टेज का बन गया। फिर आर्यन ने उसे बाहर निकाला और हातिम से कहा, हातिम ये लो, ये तुम्हारे लिए हैं। हातिम ने खंजर ले लिया, लेकिन जब उसने उसे ध्यान से देखा तो वो अवाक रह गया। आर्यन ने उससे माफी मांगते हुए कहा, यह चीज एक अर्थ स्टेज स्पिरिट खंजर है, यह थोड़ा बेकार है, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें इससे बढ़िया कोई चीज दूंगा। मोटू और मीरा ने जब यह सुना तो वो दंग रह गए। अभी जब आर्यन ने उड़ने वाले मृत बीस्ट को केवल एक वार में मारा था, उसके सदमे से वो लोग अभी तक नहीं उभरे थे। लेकिन अब जब उसने एक अर्थ स्टेज स्पिरिट खजाने को हातिम को बिना किसी फायदे के ऐसे ही दे दिया और यहाँ तक कि उसने उस खंजर को बेकार भी बोला, तो इससे उन लोगों का दिमाग सुन्न पड़ गया और यहाँ तक कि आंखों के सामने अंधेरा भी छाने लगा। अभी तक उनके पास एक भी अर्थ स्टेज स्पिरिट खजाना नहीं था, लेकिन आर्यन ने हातिम को उसे बस ऐसे ही दे दिया। इससे उन्हें वास्तव में झटका लगा था। मोटू तुरंत आगे बढ़ा और आर्यन के पैर पकड़ लिए। मास्टर, क्या आपके पास थोड़ी और बेकार चीज है? मुझे भी एक दे दो। मुझे कोई अर्थ स्टेज स्पिरिट चीज नहीं चाहिए, बस मुझे कम से कम एक साधारण अर्थ स्टेज चीज दे दो। तभी हातिम ने अपना हाथ बढ़ाया और डार्क खंजर को वापस आर्यन को देते हुए बोला, ये चीज बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकता। अरे यह बस एक अर्थ स्टेज स्पिरिट खंजर है, यह इतना कीमती भी नहीं है। अभी मेरे पास बस यही है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अगली बार मैं तुम्हें एक होली स्टेज चीज दूंगा। अभी के लिए तुम इसे अपने पास रखो, यह चीज मेरे किसी काम की नहीं है। आर्यन ने बहुत गंभीरता से कहा, बिना किसी डींग मारने के इरादे के। विजय ने हातिम को डार्क खंजर दिया क्योंकि वो इसके लायक था। इसके अलावा हातिम की मदद करने का उसका मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ था, जिसने आर्यन को थोड़ा उलझन में डाल दिया। जहां तक उसके नजरिए से देखें तो उसने जुबिन को मार दिया था और उसे पहले ही उसकी गुलामी से आजाद करा दिया था। इस हिसाब से मिशन को अब तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वास्तव में क्या गलत था? आर्यन को कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन वो हातिम की मदद करने के लिए अपने पूरे दिल से तैयार था, फिर चाहे मिशन पूरा हो या नहीं। फिर आर्यन ने अपने पैर से लिपटे मोटू को देखा और उससे कहा, पहले मुझे जाने दो। मोटू ने अपनी पूरी ताकत से अपना सिर हिलाया और कहा, मैं जाने नहीं दूंगा, मैं केवल तभी जाने दूंगा जब आप मुझे कम से कम एक अर्थ स्टेज खजाना देने का वादा करेंगे। भाड़ में जाओ, मुझे नहीं पता था कि तुम केवल एक अर्थ स्टेज चीज के लिए इतना नीचे गिर जाओगे। आर्यन अगर किसी बीस्ट को मारेगा तो भी उसे कम से कम एक होली स्टेज की चीज मिलेगी, लेकिन मोटू फिर भी एक अर्थ स्टेज चीज के लिए इतना गिड़गिड़ा रहा था। उसने वास्तव में पहले इसका खुलासा नहीं किया था, ये उसकी पहचान से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। मोटू राम ने आर्यन की जांघ को और भी कसकर पकड़ लिया और कहा, मास्टर, मुझे सिर्फ एक अर्थ स्टेज की चीज चाहिए। अगर आप इसके लिए नहीं मानेंगे तो मैं यहाँ से एक इंच भी नहीं हिलूंगा और ऐसे ही बैठा रहूंगा। हाँ हाँ, मैं सहमत हूँ। ठीक है। आर्यन के पास वास्तव में कोई रास्ता नहीं था। उसने इससे पहले कभी भी ऐसा बेशर्म इंसान नहीं देखा था। वो वैसे उसको एक होली स्टेज की चीज देने वाला था, लेकिन अब वो उसे केवल अर्थ स्टेज की चीज ही देगा। मोटू ने फिर से आर्यन की सबसे छोटी उंगली में अपनी उंगली फंसा दी और कहा, पहले मुझसे वादा करो। इससे पहले कि आर्यन कुछ बोल पाता, उसने दोनों की उंगलियों को हिलाया और कहा,
यह हमारा वादा है, ये 100 साल तक नहीं बदल सकता, जो भी बदलेगा वो एक कुत्ता बन जाएगा। फिर उसने तुरंत उसकी उंगली छोड़ दी। अंत में वो एक मुस्कान के साथ रेंगता हुआ खड़ा हुआ। मास्टर, आप नहीं जानते, लेकिन मैंने हमेशा से एक अर्थ स्टेज हथियार का सपना देखा है। उसके लिए यह ऐसा था जैसे कि उसने किसी लड़की से प्यार किया हो और उसे पाने के लिए अपना पूरा जीवन इंतजार किया हो। मुझे सच में संदेह है कि तुम एक योद्धा भी हो। आर्यन ने उसे लात मारी और कहा, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। मुझे तुम जैसे बेकार लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता था कि तुम सिर्फ एक अर्थ स्टेज हथियार हासिल करना चाहोगे। तुम्हारे सपने बहुत छोटे हैं। तभी मीरा ने कहा, आपके लिए एक अर्थ स्टेज चीज कचरा हो सकती है, लेकिन हमारे लिए यह एक होली स्टेज के बराबर अस्तित्व है। मोटू ने भी कहा, एक अर्थ स्टेज के हथियार की बात तो छोड़िए, हमें तो एक साधारण स्पिरिट हथियार से भी लड़ना पड़ता है। जेकाल संप्रदाय में एक अर्थ स्टेज स्पिरिट हथियार पाना तो बेहद मुश्किल है। इस पूरे जीवन में मेरा सपना है कि मेरे पास कभी एक अर्थ स्टेज स्पिरिट हथियार हो। फिर मैं शक्तिशाली बन सकता हूँ। फिर मैं अपने रिफाइनिंग हॉल के लिए गौरव जीतने का एक मौका पा सकूंगा। यह बहुत मुश्किल है। मोटू ने एक कड़वी मुस्कान दिखाई। फिर उसने मीरा की ओर देखा और कहा, मीरा बहन यहाँ थंडर ड्रैगन मंदिर में एक थंडर स्वॉर्ड ढूंढने के लिए आई हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो कभी उस घटिया जुबिन के साथ नहीं आती। इस बार आर्यन दंग रह गया। उन दोनों को देखते हुए उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना शक्तिशाली संप्रदाय वास्तव में इतना दयनीय होगा। उनके पास एक भी अर्थ स्टेज हथियार नहीं था। क्या यह बहुत बुरा नहीं था? अगर उसकी बात करें तो उसके कई डिवाइन स्टेज और होली स्टेज चीजें तो पूर्वज रुद्रदेव द्वारा ही खाली गई थी। इसके अलावा अभी भी उसके पास कई डिवाइन स्टेज चीजें थी। ड्रैगन स्लेयर, थंडर ड्रैगन रॉड और अभी थोड़ी देर पहले मिली अमृति म्यान भी। उसकी तुलना में उन लोगों का अस्तित्व सिर्फ एक चींटी के बराबर था। बेशक उसके जैसे वो लोग बन भी नहीं सकते थे। वो केवल किसी को मारने भर से एक गॉड स्टेज चीज भी पा कर सकता था। आर्यन ने कहा, ऐसा लगता है कि यह संप्रदाय मेरी कल्पना से अलग है। मैंने सोचा कि हर किसी के पास एक होली स्टेज चीज होगी और वो सभी अद्भुत होंगे। मोटू ने बुरी तरह से हंसते हुए कहा, जेकल संप्रदाय में दसियों हजार लोग हैं, इतने सारे स्पिरिचुअल खजाने कैसे हो सकते हैं? अगर आप एक स्पिरिट हथियार पाना चाहते हैं तो आपको एक मिशन पूरा करना होगा। केवल एक बुजुर्ग द्वारा चुने जाने से ही आप फल फूल पाएंगे, अन्यथा कई लोग अपने पूरे जीवन में एक भी स्पिरिट हथियार देख भी नहीं पाते हैं। मीरा ने कहा, संप्रदाय में वास्तव में बहुत से स्पिरिचुअल हथियार हैं, लेकिन वे सभी बड़ों और संप्रदाय गुरु के हाथों में हैं। जब तक आप काफी मजबूत और प्रतिभाशाली हैं, तब तक आप संप्रदाय में वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। अगर आपके पास ये दो चीजें नहीं हैं, तो आप केवल अपने आप पर भरोसा कर सकते हैं। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि वो एक थंडर स्वॉर्ड पाना चाहती थी, तो मीरा कभी भी जुबिन के पीछे आने का जोखिम नहीं उठाती। किसी भी योद्धा के लिए एक स्पिरिट हथियार की खोज असीम थी। और फिर से, अगर आप शक्तिशाली है तो आप कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन आप कमजोर है तो हमेशा दूसरों द्वारा कुचले जाएंगे। आखिर क्या होने वाला है? आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, सिर्फ हमारे चैनल रोज वर्स पर। धन्यवाद।